आई थिंक रात को जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना? सीजीएल के लिए रजिस्ट्रेशन, ठीक है? तो फिल हो गया आपका? दैट्स गुड। काफ़ी बच्चों का नहीं, हाँ, नाइट में फिल करो, है ना? तो नाइट में फिल करने की कोशिश करो क्योंकि उनका सर्वर बहुत बिज़ी होता है बेटा, है ना? ओके? तो ट्राई टू फिल एट नाइट या कभी ऑफलोडिंग टाइम पे हो जाएगा क्योंकि सीजीएल को बहुत बंदे बढ़ रहे हैं। आई थिंक इस बार 1 करोड़ या 2 करोड़ के ऊपर जाएगा। यस, एनडीए वाले जो 12th क्लास पास है वो दे सकते हैं बेटा। अगर आपकी 19 साल से उम्र नीचे है तो आप ये पेपर दे सकते हो एनडीए वाला। ओके, 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 कोई बात नहीं। रात को एक बार ट्राई करना, सर्वर बहुत बिजी है बेटा, बहुत ज्यादा बच्चे ये एग्जाम भर रहे हैं, तो इतना कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपने एसीआईओ का भर दिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, जो मैंने आपको बोला था भरने के लिए? आई थिंक कल एक ग्रुप बन गया हुआ है ना? कल एक ग्रुप बन गया था ना आईबी वाला। तो वी विल ट्राई टू फोकस कि आपका उसके हिसाब से रेगुलर वो हुआ करे, टेस्ट भी हुआ करे, और इसमें हम एक्स्ट्रा आपको नोट्स भी देंगे, फिनिश नोट्स, जो आपको पेपर में हेल्प करेंगे, ठीक है जी? सर ने तो आज दिए भी होंगे आपको, सर ने, है ना? और नितिन सर ने, वी विल ट्राई टू डू दैट एज वेल। ओके, सो अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज, अभी आपको, मेरे को शेयर करके बहुत खुशी हो रही है कि जो इस बार का सीडीएस आया था, काफी हमारे बच्चों ने दिया था, उसमें से 3 बच्चों का निकल गया है बेटा। 3 हैव, उसमें से हमारे पुराने बच्चे भी हैं मोस्टली, ठीक है? 3 बच्चों का निकला है। अ, या ओके, सो बहुत अच्छा हुआ बेटा, 3 इस बार का निकल गया। अब आपके ऊपर ऑनर्स लाई करता है, ठीक है? कि नाउ यू हैव टू बीट देयर रिकॉर्ड, ठीक है? अभी सीडीएस का फिर से फरवरी में पेपर आ रहा है आई थिंक, है ना? तो आपके लिए टेस्ट सीरीज मैं तैयार कर रहा हूँ, अच्छे से सबने देना बेटा, और अपने मन को रखते हुए देना है, ठीक है? मतलब आपका कहने का मतलब है कि भाई आप, मैं चेक नहीं करूंगा आपका टेस्ट, सीधी सी बात है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऑनलाइन हो जाए। अगर ये ऑनलाइन हो जाता है तो आप सब दे सकते हो इंग्लिश वाला एक पेपर। अगर नहीं होता तो मैं आपको पिछली बार की तरह जैसे पेपर दे दूंगा, आपने खुद घर में ट्राई करके मेरे को उसका आंसर, मैं आपको आंसर की शेयर कर दूंगा, ऐसा करके मेरे को आपने चेक करके खुद मेरे को देना है, फीडबैक देना है। ओके, गुड, डन, डन, डन। कोई बात नहीं, हो जाएगा। मुस्कान, आपका मैसेज आया, मैंने देखा था। टेंशन मत लो, अभी हम यही बात कर रहे थे कि ट्राई टू फिल द फॉर्म एट नाइट, ठीक है? क्योंकि नाइट को सर्वर बिजी कम होते हैं। अभी बिजी बहुत ज्यादा आ रहे हैं सर्वर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये 3 साल में एक बार निकला है। तो सारे जो ये स्टेट्स वाले हैं, खास करके उत्तर प्रदेश और ये बिहार वाले, ये तो पता नहीं 3 सालों से इसी की वेट कर रहे हैं। तो सोचो, जब रेलवे का लोको पायलट का एग्जाम हुआ था, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि भाई, मेरे जो काफी स्टूडेंट्स थे उस टाइम के, दैट वाज इन 2017 बैक। तो तो अप्रोक्सीमेटली 1 डेढ़ करोड़ बंदों ने भरा था वो एग्जाम, ठीक है ना? तो सोचो कितना ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है? बेटा, ये थोड़ा आपने पता क्या गलती की है, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। वेट अ सेक बेटा, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या फॉर्मेट होता है। थोड़ा सा ध्यान रखना होता है आपको, पहले वो बनाना पड़ता है, क्या कहते हैं अपना, हेलो? प्रॉब्लम नहीं है बेटा, वो मैंने म्यूट किया था थोड़ा टाइम के लिए। ओके, सो आईबी का जो हम अभी बात कर रहे थे कि आपके ऊपर ऑनर्स लाई करेगा। अगर ये सिस्टम वाला ठीक हो जाता है,
ठीक है, तो आई कैन गिव यू द एग्जाम ऑनलाइन इंग्लिश का, और आपको फोकस करना है सीडीएस का एग्जाम का जो सेकंड पेपर है जनरल नॉलेज का, उस पे भी, क्योंकि ये दोनों आपके मेरिट बनाएंगे। और जिनको इशू आ रहा था सीएचएसएल का भरने में और सीजीएल का भरने में, ध्यान से इंस्ट्रक्शन पूरी पढ़ना बेटा। काफी बच्चों का मैंने करेक्ट कराया था, उनका मतलब क्या करना होता है, इसमें अलग से भरना पड़ता है आपको, ठीक है ना। तो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है इसका रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आप घर में भर रहे हो तो ध्यान में रखना पड़ेगा कुछ चीजों का। तो अगर आप कहीं बाहर से कैफे से भरवा रहे हो, ठीक है ना, आउटर सोर्सेज से भरवाओ, तो आई थिंक आई रेकमेंड यू कि आप बाहर से भरवा लो, ठीक है। क्योंकि काफी स्पेसिफिकेशंस हैं फॉर सीएचएसएल और इसके लिए। तो आई वांट यू कि अगर हो सके तो बाहर से भरवा लो, अगर आपको घर में नहीं आ रहा, बिकॉज समटाइम देयर इज बैंडविड्थ इशू, ठीक है ना। तो आप हो सके तो बाहर से भरवा लो, ठीक है। डन। सो आईबी के लिए भी हम टेस्ट सीरीज बना रहे हैं अभी, ठीक है। वेरी शॉर्टली यू विल बी गिविंग यू विल बी स्टार्टेड गिविंग एग्जामिनेशंस। और हमने भी जो सोचा है, हमने सोचा है कि आपका हर सैटरडे अब टेस्ट हुआ करेगा। जितना भी हमने करवा दिया ना, हर एक सब्जेक्ट के वी आर ट्राइंग टू से कि भाई 20 क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चन का, मतलब हर एक सब्जेक्ट का जितना भी होगा टेस्ट डाल दिया जाएगा आपको, ठीक है। जितना एक हफ्ते में हुआ करेगा, सैटरडे को आपका टेस्ट हुआ करेगा, अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस, 90 minutes, you will get 90 minutes, okay। that includes your maths paper, that includes your English paper, ठीक है ना। नायब तहसीलदार भी बेटा देखो, आंसर सिलेबस तो सेम ही रहना है ना। साइंस विल नॉट चेंज, नॉट विल ज्योग्राफी, नॉर विल योर सोशल स्टडीज के जितने सारे टॉपिक्स है वो भी नहीं चेंज करेंगे। इसमें एडिशन क्या हो जाता है, यस, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया पे एक लेक्चर अरेंज करवा दो प्लीज सर। अरे यार आपका संजय जी, आई थिंक सर ने लिया हो ना इंटरनल सिक्योरिटी वाला कंसेप्ट वाला, है ना, इंटरनेशनल रिलेशन, उसी में इंटरनल सिक्योरिटी भी डाली हुई है हमने। तो वो सर ही लेंगे आपका, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो आप। आई थिंक सर ने शुरू में कुछ आपके टॉपिक्स लिए थे, इंडो बांग्लादेश रिलेशंस, ठीक है ना, और ये सारे रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसी में इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव भी आता है। जब आप इंडिया चाइना रिलेशनशिप को डिस्कस करोगे या इंडियन पाकिस्तान रिलेशनशिप को डिस्कस करोगे, तो उसी में आपका इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। ओके, ये बेसिकली आपका इट इज, अगर आप बोलो जैसे मैंने आपको माइनॉरिटी टेररिज्म करवाया था और वो टेररिज्म करवाया था ना मेजोरिटी टेररिज्म, दे आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड, नॉन स्टेट स्पॉन्सर्स जो एक्टर्स होते हैं, वो आपका इंटरनल सिक्योरिटी में इशू आते हैं। ओके, डन डन डन। चलो, वी विल डिस्कस दिस, बाकी अगर सर नहीं डिस्कस करेंगे तो आई विल डेफिनेटली डू इट, ठीक है। याद करवा देना मेरे को। ओके, इसका मैं एक लेक्चर लूंगा, टेररिज्म जो होगा और इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है उस पे मैं असेसमेंट दूंगा आपको अपनी, कि कैसे आप मेरा जो आंसर राइटिंग का तरीका था ना, मैं जो आपको करवाऊंगा, उसमें दैट विल मोर डील विद व्हाट वी नीड टू चेंज इन बिहेवियर, ठीक है ना। चलो टेररिस्ट हो गए, ठीक है, टेररिस्ट को कैसे एलिमिनेट करना, दैट इज द वर्क ऑफ आर्मी, ठीक है ना। बट व्हाट इज द बिहेवियर, हाउ वी कैन चेंज देयर बिहेवियर, ठीक है ना। ओके, तो वी कैन डू दैट, वी कैन डू डेफिनेटली डू दैट इफ यू एनालाइज व्हाट वेयर इज द प्रॉब्लम, व्हाई दे हैव बिकम टेररिस्ट, ठीक है ना, व्हाई दे हैव बिकम चोजन सच ए वायलेंट पाथ, ठीक है ना। एंड यू कैन स्टेम द रूट, स्टेम द प्रॉब्लम इन द रूट, इन द बड, ठीक है ना। तो हम उस चीज को ध्यान रख के इसको डील करेंगे। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। वोकेबलरी क्या क्या करवाऊं बेटा मैं, हाँ। चलो आज आपको एक काम करता हूं मैं, लेट मी गिव यू 108 पेज डॉक्यूमेंट, ठीक है, आई विल शेयर इन द ग्रुप। उसमें आपको एक स्टोरी की तरह पढ़ना, उसको नॉवल पढ़ते हो ना, उस पे मैंने क्या, उसमें मैंने नहीं किया एक्चुअली, ये मैं जो मेरे सोर्सेज होते हैं मैं आपको वहां से बताता हूँ, दैट इज हाउ आई इम्प्रूव माई इंग्लिश एंड आई वांट यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एज वेल। तो उसमें क्या किया गया बहुत अच्छे से, पहले उन्होंने एक लिस्ट दी गई है 25 से 30 वर्ड्स की,
ठीक है ना। अब सोचो क्या है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड है वो, मतलब जो इंग्लिश में अच्छे से आपकी वोकेबलरी बढ़ा सकते हैं वैसे वर्ड्स हैं। उसके बाद उन्हीं का यूज करके उन्होंने नॉवल बनाया है। एक चैप्टर का, जैसे नॉवल वाइज चैप्टर होता है ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, वैसे जैसे ओनली 108 पेज नॉवल, उसमें से हार्डली 54 या 55 पेजेस का नॉवल है वो। ठीक है। नोवेल क्यों पढ़वा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि बेटा अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, यू हैव स्टिल हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर सीएपीएफ। अल्टीमेट गोल इज टू क्वालिफाई फर्स्ट फॉर सीएपीएफ एंड सीडीएस। यू हैव स्टिल हैव टाइम। जब भी आपके पास टाइम रात को बचता है, कभी भी बचता है, यू ट्राई टू रीड दैट नोवेल, ओके, फॉर 30 मिनट्स 40 मिनट्स, जैसे अखबार पढ़ते हो ना, 30 मिनट्स 40 मिनट्स वैसे। ठीक है। नॉवल का क्या होता है कि आप स्टोरी में जल्दी सीखते हो, कोई भी चीज स्टोरी में आप पढ़ोगे ना, आप जल्दी सीखोगे। डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि लेवल उसका हाई है, बट उसकी आपकी वोकेबलरी जो है वो काफी इंप्रूव हो जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। ओके। दो तरीके बता दिए, एक ये था मैंने आपको बताया था, एक मैंने इससे पहले आपको करवाया वो स्टोरी वाला याद है, एक वो ईडियम्स वाला कराया था। ठीक है ना, मेथड एक में स्टोरी में पूरी ईडियम्स डाले हुए थे, और एक मेथड और है जो मैंने आपको पहले करा रखा है। ठीक है। हाँ, आई थिंक वो वाला नहीं मेथड कराया था आपको मैंने, पिक्चर्स वाला, है ना। या पिक्चर्स कर सकते हैं, बिल्कुल पिक्चर्स वाला, है ना। तो दैट इज वाई पिक्चर मेथड। जो भी मेथड आपको ठीक लगे मेरे को बता देना, वी विल डू। और मेथड कर लेंगे। आई थिंक वी हैव कवर्ड 150 वर्ड्स। तो इस वीक नहीं तो अगले वीक आई विल डेफिनेटली डू अ वन क्लास ऑन इंग्लिश, ओके। आई विल डू वन क्लास ऑन इंग्लिश, दैट इज गुड, ओके। आप सब मेरे को बताओ ना, पिक्चर आया अच्छा है, चलो ठीक है। मेहनत करते नहीं हो फिर। पिक्चर वाला मैं अगर कराता हूं तो मैंने बोला था कि भाई पिक्चर वाला करके भाई छोड़ मत दो, आप उसका वो भी करो, क्या कहते हैं, एनालिसिस भी करो, और मेरे को दो दो सेंटेंस भी लिख के दो। किसी ने दिया ही नहीं, एक दो बच्चों ने दिए बस। चलो, डन डन डन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद, हाँ मेरे को पता है दो चार बच्चों ने बनाया बेटा, बट सबने नहीं बनाया ना, फिर वो गलत बात होती है। ओके। So last time we did was up till here, I think. Let me check. यार कहाँ तक कर लिया था हमने? नहीं है बेटा, क्लास बन ही नहीं सकती उस टाइम पे, मेरी क्लास चल रही है ना। दैट विल बी 1 आवर डिले। आ गया आपको नोटिस? तो बेटा कैसे चलेगी, मेरी 2 घंटे की तो क्लास होएगी। नहीं होएगा, उनको 1 घंटा डिले करना पड़ेगा, वो मेरे साथ साइमल्टेनियसली क्लास नहीं ले सकते। ठीक है। आई डिडंट नो कि उसने उन्होंने आज लेनी है। ठीक है। आई थिंक कि मैं पिछले 2 4 हफ्तों से देख रहा था, 2 हफ्तों से, है ना। तो आई थॉट कि आज भी नहीं होएगी, दैट्स व्हाई आई, तो क्योंकि मैं कल क्लास नहीं ले रहा हूँ। ठीक है ना, कल मैं आई विल नॉट बी एबल टू टेक द क्लास, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द क्लास टुडे इटसेल्फ, ओके। चलो, लास्ट टाइम वी डिड वाज अप टिल, यस, हियर वी डिड डू अबाउट समथिंग अबाउट, है ना, रिएक्शंस इथेनोइक एसिड वी डिड, है ना। इथेनोइक एसिड्स क्या होते हैं, एस्टर फॉर्मेशन आई थिंक मैंने आपको करवा दी थी, जिसमें वो स्वीट स्वेलिंग एस्टर बनता है। आई आर गेटिंग दिस पॉइंट बेटा? यहाँ तक कर लिया था हमने, जब हमने बोला था कि ये परफ्यूम बनाने में, फ्लेवर बनाने में आपकी बहुत हेल्प करता है। और एस्टर फॉर्मेशन कब होएगी? ओनली एंड ओनली इट विल टेक प्लेस व्हेन एन अल्कोहल ग्रुप विल रिएक्ट विद एन एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक, ओके ओके ममता, मैं लाइव कर रहा देता हूँ आपको यूट्यूब पे। ठीक है। लेट मी स्टार्ट यूट्यूब लाइव। आपको ही दिक्कत आ रही है कि सबको दिक्कत आ रही है? सबको आ रही है दिक्कत? लेट मी स्टार्ट देन, ओके। अगर दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं बेटा, बता दिया करो, कोई चक्कर नहीं। वेट अ सेकंड, बस हो गया हो गया।
एक मिनट बस, जस्ट अ सेकंड। नॉट्स गोइंग लाइव ओवर देयर एज वेल, तो आप जाके तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपको मैसेज नोटिफिकेशन आ जाएगा अभी 1 मिनट में। ठीक है, यू कैन ज्वाइन ओवर देयर एज वेल। ठीक है, तो इशू कोई आता है ऐसा तो बताते रहा करो। ठीक है, टन टन टन। चलो, लेट्स स्टार्ट। तो हमने अभी एस्टर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि भाई एस्टर्स कब फॉर्मेशन होएगी। ओके, एस्टर्स की कब फॉर्मेशन होएगी? जब आपका इथेनोइक एसिड, जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एक रिएक्ट करेगा इथे अल्कोहलिक ग्रुप से, तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर लिंकेजेस। ठीक है ना? एस्टर्स जब भी बनेंगे तो ये एक फ्रूटी स्मेलिंग, फ्रूट स्मेलिंग या स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये कहाँ पे आप यूज करते हो? परफ्यूम इंडस्ट्रीज में इसका बहुत बड़ा यूज है, और फ्लेवरिंग इंडस्ट्री में जो वनीला आइसक्रीम होगी, चॉकलेट होगी, बटर स्कॉच होएगी, ये सारी की सारी जो आप आइसक्रीम खाते हो, दे ऑल आर ड्यू टू द फ्लेवरिंग कंपोनेंट इज बेसिकली ड्यू टू, ठीक है, दिस। ओके, तो स्टार्ट हो चुका है लाइव यूट्यूब पे भी लेक्चर, आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो एस्टर्स हमने कर लिया था, और हमने एक और चीज करी थी कि एक रिएक्शन, ये इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। मतलब जो एस्टर बनाती है तो एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, डन। और इसके रिवर्स रिएक्शन को, जब हम एक एस्टर को तोड़ते हैं तो क्या बनेगा? ऑफ कोर्स, जब एस्टर को तोड़ते हैं तो वो वापस इथेनोइक एसिड और इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहाँ यूज होते हैं? दे आर यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ सोप्स। ठीक है ना? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टर का, एस्टरिफिकेशन का उल्टा क्या होता है? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ओके, डन। इट्स इजी, यहां तक हमने कल कर लिया था। लेट अस डू, ये भी कर लिया था, हाउ डज एन अल्कोहल दे अफेक्ट अवर द सिस्टम। ठीक है ना? आपका कैसे वो मीथेनॉल की बात कर ली थी हमने, मीथेनॉल जो नकली शराब होती है वो भी हमने कर ली थी, वी हैव डन दैट एज वेल। डाइज आर एडेड टू कलर अल्कोहल ब्लू सो दैट दे कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली। एक्चुअली जो क्या होता है, अल्कोहल जो होता है वो काफी डी नेचर जो अल्कोहल होता है, जो होता है, वो आपका मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि लाइट कलर्ड का होता है या बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होता है। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप अल्कोहल में कलर डालते हो, दैट इज नोन एज डी नेचर्ड अल्कोहल। ठीक है ना? डाइस डालते हो जब आप, ठीक है ना, तो दैट इज डी नेचर्ड अल्कोहल। एक हमने रेक्टिफाइड भी की थी, अल्कोहल किया था, एक हमने एब्सोल्यूट अल्कोहल किया था, एक हमने डी नेचर्ड अल्कोहल किया। ठीक है, और एक चौथा होता है, 4 पॉइंट, चौथा पॉइंट होता है आयोडीन टिंचर या टिंचर ऑफ आयोडीन। बड़ा कॉमन नाम सुना होगा, टिंचर ऑफ आयोडीन। बेटा इंद्रजीत कौर, प्लीज रिफ्रेश करो। ठीक है, दोबारा ज्वाइन करके देख लो एक बार, आई थिंक यू विल बी एबल टू ज्वाइन। ओके, और यू कैन स्टार्ट स्ट्रीमिंग लाइव ओवर द यूट्यूब एज वेल, वहां पे स्टार्ट हो चुकी है। ओके, डन। ओके, तो हमने जो अभी इथेनॉल के बारे में पढ़ा, हमने इथेनॉल के चार बेसिकली पढ़े थे। इसमें हमने डीनेचर्ड अल्कोहल भी होता है, लेट मी स्टार्ट दैट एज। डीनेचर्ड अल्कोहल या डीनेचर्ड इथेनॉल क्या होता है? इज एथाइल अल्कोहल विच हैज बीन मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, purposes by adding small amount of poisonous substances like methadone, pyridine and copper sulfate। ठीक है, तो आपने जो नकली शराब देखी होती है वो मोस्ट प्रोबेबली डी नेचर्ड अल्कोहल ही होता है। ऊपर लिखा जाता है कि ये आप पीने लायक नहीं है, इसका सेवन मत कीजिए। ठीक है ना? तो डी नेचर्ड अल्कोहल जो होता है ये ब्लू कलर की होती है, इसमें बहुत ज्यादा पॉइजनस सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं लाइक मीथेनॉल टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। और ये इंडस्ट्रियल जो अगर आप अल्कोहल यूज करते हो तो वो डी नेचर्ड अल्कोहल होती है। ठीक है, तो हमने कुछ अभी 2-3 बात करी हैं,
लेट मी एक्सप्लेन दैट यू। जो टिंचर ऑफ आयोडीन सोल्यूशन होता है, ये देखो लिखा होगा कहीं पे, टिंचर ऑफ आयोडीन, उसमें आयोडीन मिलाया जाता है इथेनॉल में, ठीक है ना। डन डन डन, तो इसको टिंचर ऑफ आयोडीन भी बोलते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग अबाउट दैट। तो अभी तक हमने अल्कोहल्स के जो एप्लीकेशन पढ़ी हैं अल्कोहल्स की, उसमें हमने बेसिकली पढ़ा है व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट या रेक्टिफाइड अल्कोहल। रेक्टिफाइड स्पिरिट देखिए ना, रेक्टिफाइड अल्कोहल कल करवाया था। रेक्टिफाइड जो है वो 5% अल्कोहल सोल्यूशन होता है, 5%। ओके, डन। 5% अल्कोहल सोल्यूशन इज बेसिकली नथिंग बट रेक्टिफाइड स्पिरिट। एक आज हमने पढ़ा डी नेचर्ड अल्कोहल। डी नेचर मतलब क्या होता है, सॉरी थोड़ा सा हिल रहा है। व्हाट इज denatured alcohol? Denatured alcohol क्या होता है? That alcohol which is used for industrial purposes and the alcohol which is क्या कहते हैं, made unfit for drinking by the addition of methanol poisonous substances like methanol। ठीक है, मीथेनॉल डाल दिया जाता है, बेंजीन डाल दी जाती है, पिरिडिन डाल दिए जाते हैं, तो इसको अनफिट बना दिया जाता है। एक तीसरी हमने पढ़ी टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है ना। जो टिंचर ऑफ आयोडीन है दैट इज यूज्ड एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, ठीक है ना। आपने लगाया होता पोविडिन आयोडीन सोल्यूशन, लगाया होगा आपने कभी ना कभी। क्या यूजेस हैं, सारे के सारे इंडस्ट्रियल यूजेस इसी से बनते हैं। मैं अभी और बताऊंगा क्या होता है ना। टॉनिक, हाँ टॉनिक भी होता है, बट मेस्टली आप टिंचर ऑफ आयोडीन भी लगाते हो, लगाया कभी? एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होता है ये, ठीक है ना, मेड अप ऑफ इथेनॉल एंड आयोडीन, ठीक है ना। इथेनॉल एक्ट एज ए सॉल्वेंट टू डिसॉल्व आयोडीन, ठीक है। तो लेट मी शो यू समथिंग, या तो टिंचर ऑफ आयोडीन कुछ नहीं है, एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है। उसमें क्या होता है, सॉल्वेंट कौन एक्ट करता है, अल्कोहल, और उसमें बीच में क्या डाला जाता है, आयोडीन, ठीक है ना, आयोडीन। ओके, डन डन डन। तो दिस इज नोन एज योर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। ओके, नाउ और कहां पे इंडस्ट्रियल यूजेस आते हैं आपका, जब आता है एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी, वो आजकल आप स्प्रे यूज करते हो ना, क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर्स, सैनिटाइजर्स, ठीक है ना। तो सैनिटाइजर जो एक प्राइम कंपोनेंट होता है भैया आपका, वो होता है आइसोप्राइल अल्कोहल, ठीक है ना। दैट शुड बी एटलीस्ट 70%। WHO रिकमेंडेड एटलीस्ट 70% अल्कोहल शुड बी देयर, ठीक है। तो ये जो आपने बोला था कि सर ये डीनेचर्ड अल्कोहल कहाँ यूज होता है, इसको बनाने में यूज होता है बेटा, ठीक है। इसको पीना नहीं है, कई लोग तो शुरू भी कर चुके थे, पर लोगों ने रोका कि ये पीने वाली अल्कोहल नहीं है, 70% अल्कोहल है। पीने वाली अल्कोहल कितने ग्राम तक होती है, किसी को पता कितनी परसेंटेज तक होती है? 42.2% वेट बाय वॉल्यूम, शायद ऐसा होता है कुछ, है ना। आपने वो पी होगी विस्की, है ना, विस्की हो गया, रम हो गया, वोडका हो गया, ठीक है ना। दीज ऑल आर a type of alcohols which we can have, drink, we can partake, okay। अच्छा नहीं पीनी, सॉरी, पी नहीं, मतलब आपको पता होगा। तो उनमें सब में आपका अल्कोहल बेस होता है। और एक तो सबने ही पिया होगा आपने, वो आप पीते नहीं हो जब सर्दी लग जाती है, तो वो आप पीते हो, सिरप पीते हो, कफ सिरप। तो कफ सिरप में भी इसकी तादाद पाई जाती है, उसमें भी प्राइम जो होता है हमारा अल्कोहल ही होता है, सॉल्वेंट। तो ऐसा कुछ नहीं किसी ने पी नहीं है। तो आप देखो ना उसके कंस्टिट्यूएंट्स में जाके, उसमें लिखा जाता है कि सॉल्वेंट इज यूज्ड इज एज अल्कोहल, अल्कोहल इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, उसी में घोला जाता है, काढ़ा कूड़ा जो भी होता है। तो इतने सारे यूजेस हमने पढ़े हैं, दे ऑल आर द यूजेस ऑफ अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। Yes, it is a kind of medicine in cold countries, in जो टुंड्रा रीजन है या टाइगा रीजन है, जहाँ पे बहुत ठंड रहती है, अपर रीचेस वाले जो कंट्रीज होते हैं, वहां पे हम पीते हैं, लोग आम तौर पे भी पीते हैं, ठीक है ना। विस्की कंटेन्स ये इतने परसेंट है, ये आपको पूछेगा नहीं कोई, बट पंजाब वालों का कुछ नहीं है पता। पंजाब वाले पेपर में, पीसीएस के पेपर में एक बार तो उन्होंने वेरका के जो आजकल का आपके दूध आते हैं ना,
उसमें पीला कलर का दूध भी होता है और ग्रीन कलर का दूध भी होता है, येलो कलर का दूध भी होता है ना? उन्होंने ये भी पूछ लिया भाई इसका फैट कंटेंट क्या होता है? तो अगर दिमाग घूम जाए तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है भैया। तो बट दिस इज ऑल बेसिकली टू गेट योर बियर। जैसे बियर होती है, कई खिलाड़ियों को 6% भी चढ़ जाती है। देखो बियर पी के भुखते होते हैं ना, वो क्या हो गया ना, छेड़ने चले जाते हैं लड़कियां 6% पी के, है ना? कई लोग वोडका पीते हैं, उनको तब भी नहीं चढ़ती, जो पक्के शराबी होते हैं कई तरह के शराबी आपको देखने को मिलेंगे। इनकी भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी आपकी दिनचर्या में। उनसे दूर रहना ही अच्छी बात होती है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, बनाओ घर वाली का टेस्ट है। घर वाली आप बना नहीं सकते हो बेटा, दिस इज इलीगल। पर पंजाब में चलता है, कोई चक्कर नहीं। चलो आगे चलो। ठीक है। सो वी डिड denatured alcohol, uh, we did denatured alcohol, we did, yes, this is an important concept, harmful effects of drinking alcohol। बताने की जरूरत नहीं है ये, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये जो छलारू होते हैं, कई लोग बियर पी के, रेड बुल पी के ही चिल्लर जाते हैं, तो उन लोगों में भी कई देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है। एंड दीज आर द इल इफेक्ट्स ऑफ व्हाट, ड्रिंकिंग अल्कोहल अनकंट्रोलेबली। दिस इज फैटी लिवर। ठीक है। तो आपका जो लिवर हो जाता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। आपका पेट इतना बड़ा नहीं लगता, लेकिन आप लिवर बहुत हो जाता है जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सिरहोसिस। फैटी लिवर और सिरहोसिस। यस। इथेनोइक एसिड वी ऑलरेडी डिड वाज। आपको पता है कि ये इथेनोइक एसिड आप एसिटिक एसिड भी बोलते हो या विनेगर भी बोलते हो। विनेगर इज 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। बाकी क्या होता है? बाकी सारे का सारा पानी होता है। एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, याद रखना। वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। शराबिया, शराबियां नहीं 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 नहीं। हाँ, ऑप्टिक नर्व अफेक्ट होता है मीथेनॉल। यस बिल्कुल इंद्रजीत कौर। काफी जो शराबी होते हैं, जो नकली शराब पीते हैं, तो उनका कई बार क्या होता है कि आंखों की रोशनी चली जाती है। दैट इज ड्यू टू ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। कैसे होती है? यू नीड नॉट टू नो अबाउट दैट। सेरिबेलम, यस वेरी गुड हरमन। सेरिबेलम पे अफेक्ट पड़ता है। दैट इज वाई आपका जो ये डिसीजन मेकिंग जो पार्ट होता है उस पे काफी इफेक्ट पड़ता है ब्रेन के। देखो ब्रेन के कई पार्ट होते हैं, हम बात करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला होता है, जब ब्रेन नहीं ना कराया मैंने आपको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके ओके, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। देखो देखो आज मैं आपको ब्रेन करा देता हूँ, आप भूलोगी कभी। कुछ नहीं, बहुत आसान है ये। देखो गोभी देखी, गोभी, गोभी देखिए ना। गोभी का फूल जो नीचे से ऊपर जाता है ना, नीचे से ऊपर चलो। ठीक है ना? और कुछ इसी तरह से आपका ब्रेन है। ठीक है। जो बाहर वाला व्हाइट व्हाइट पोर्शन है, दैट इज योर नोन एज योर सेरिबेलर कॉर्टेक्स। सेरिबेलम, सेरिबेलम, बड़ा बी, बी से बेलम। ठीक है। सेरिबेलम। और यहाँ पे एक छोटा दिमाग होता है, आपको सबको पता होता है। गिच्ची मारते हैं ना जो बच्चों के, तो वो डांडा पाटेकर नहीं बोलता, यहाँ पे बच्चे का छोटा दिमाग होता है, छोटा दिमाग होता है। तो दैट इज योर छोटा भाई, इसी का छोटा भाई होता है। दैट इज नोन एज सेरिब्रम। सॉरी, आज मेरा यहाँ पे टाइप करने का कोई, माय माउस इज गोइंग हेवायर ना। तो सेरिब्रम, BRUM। और सेरिबेलम, बताइए। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं ये, सेरिबेलम होता है, सेरिब्रम रहता है ये वाला पार्ट। ठीक है, छोटा दिमाग आपका। ठीक है। सेरिबेलर हेमिस्फीयर, बेल ये होती है, बेलर। ठीक है ना? बेलर ये होता है, ये होता है बर्म। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप जाते हो, ये नीचे जो डंडी सी दिख रही है आपको, है ना? तो ये डंडी क्या होती है? ये स्टेम नहीं है एक तरह की? अगर आप, हमने फूल वाला कंसेप्ट किया था, है ना? तो जब हमने मॉर्फोलॉजी की थी तो हमने एक स्टेम बोलते थे, नीचे से ऊपर जाती है। तो ये ब्रेन की है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम। डन। ओके। ब्रेन स्टेम, नीचे को आ रही है ब्रेन स्टेम। इसके ऊपर क्या टिका हुआ आपका? ब्रेन। अच्छा,
ब्रेन के हिस्से देख लो, आगे वाला होता है फ्रंटल लोब, बीच में होता है, काफी इसमें कॉन्वोलेटेड एरियाज होते हैं, ठीक है, कॉन्वोलेटेड एरियाज होते हैं, गायरीज होते हैं, सल्के होते हैं, वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट ब्रेन ऑफ पोर्शन आपका ब्रेन का ना, ये आपके एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। एक होता है फ्रंट वाला पोर्शन, हम उसको बोलते हैं फ्रंटल बोन, यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना। कान के ऊपर वाला पासा देखते हो तो यहाँ पे होता है यार आपका पेराइटल बोन, पेराइटल, पेराइटल कॉर्टेक्स, ठीक है ना। फ्रंटल कॉर्टेक्स, पेराइटल कॉर्टेक्स, यहाँ पे आपकी आंखों के लिए होता है ऑसिपिटल कॉर्टेक्स, ऑसिपिटल, ठीक है ना, ऑसिपिटल कॉर्टेक्स, या है ना। तो ऑप्टिक कॉर्टेक्स भी बोलते हैं इसको, ऑसिपिटल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं हम इसको। एक यहाँ पे साइड में लगा होता है एक ऐसा सा पोर्शन, आई विल शो यू दैट डायग्राम ओवर दैट एज वेल। तो उसका नाम है टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल कॉर्टेक्स, ठीक है जी। जितना भी फ्रंट वाला पोर्शन है आपका, यहां से लेके यहां तक, कान के ऊपर तक, दैट इज फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये आपकी पर्सनैलिटी को दिखाएगा, आप कितने सोशलेबल हो, आप कितने ज्यादा एपैथेटिक हो या पैथेटिक हो, ठीक है ना। दैट विल योर ट्रस्टफुल इश्यूज, योर पर्सनैलिटी, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आइदर यू आर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, दीज आर काइंड, या मैं बताता हूँ अभी। तो ये समय लग गया। कॉर्टेक्स के कितने हिस्से होते हैं? कॉर्टेक्स, आप गोभी के ऊपर वाला फुल को देखो, व्हाइट व्हाइट कलर को, ठीक है ना, दैट इज योर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलर कॉर्टेक्स, ठीक है। अब जो सेरिबेलर कॉर्टेक्स है ऊपर वाला, उसको हमने चार हिस्सों में डिवाइड किया, फ्रंटल, पेरियाइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल, ठीक है जी। और ये समय लग गया, चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया आपने। फ्रंटल का क्या काम है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराना आपकी, ठीक है, मोटर कंट्रोल कराना आपका। मोटर कंट्रोल क्या है? अगर मेरे को पानी को पकड़ना है तो पानी को पकड़ने के लिए आपको आदेश देना पड़ेगा ना कि इस बाजू को कि वहां तक जाए, ठीक है ना, या इस बाजू को वहां तक जाए ग्लास पकड़ने के लिए। तो वो जो आदेश देने का काम है, वॉलंटरी एक्शन जिसको बोलते हो, आपका वॉलंटरी कंट्रोल, आपके हाथ में जो कंट्रोल है, दैट इज नोन एज योर मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है ना। तो दैट इज आल्सो इन द फ्रंटल लोब, ठीक है जी, डन। तो अगर आपका ये होती है आपका कंट्रोल करना, ठीक है ना, सिग्नल देना, बिल्कुल। पेराइटल कॉर्टेक्स इज योर सेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है। अगर आप आंखें बंद कर लो और आपके हाथ में रिमोट दिया जाए, समोट ये वाला जैसे रिमोट है, तो यू कैन स्टिल अप्रिशिएट ये रिमोट है भैया, है ना, क्योंकि आप हाथ से जो इंफॉर्मेशन जा रही है उससे आप पता लगा रहे हो उसकी हाइट, लेंथ, है ना, ये सारा कुछ। जो लोग अंधे होते हैं उनमें ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है। वो आप वो बंदे का ना, मतलब स्टेप से गिनते लेकर लगा देते हैं कि अगर मैं सीधा सीधा चलूंगा 10 स्टेप के बाद पौड़ी आएगी, उसके बाद इतनी पौड़ी आएगी, फिर एक बड़ा स्टेप आएगा, और वो स्टेप के पार चढ़ के फिर मेरे को 10 पौड़ी चढ़नी है, फिर मैं अपने कमरे तक पहुंचूंगा। दिस टाइप ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिले करना, दैट इज द काम ऑफ योर पेराइटल कॉर्टेक्स एंड योर स्पीच आल्सो, ठीक है। जब तुम बोलते हो, आपने कभी अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज सुनी हो ना, ठीक है ना। तो जब वो स्पीच बोलते थे, वो हमारी तरह इंटरेक्शन नहीं करते थे, वो बोलते थे फिर रुक जाते थे, फिर थोड़ा सा काफी लंबा पॉज लेके फिर बोलते थे। तो यस, ठीक है ना। तो वो वाला जो सिस्टम होता है, ये जो स्पीच का सिस्टम होता है, वो भी यहीं पे होता है, ठीक है ना। ब्रोकाज एरिया, स्पीच एरिया, वर्निकेज एरिया, ठीक है ना, वो सारा कर हमने नहीं पढ़ना, मोटा मोटा एरिया समझ लो। ऑसिपिटल में आपका आता है क्या? लेट मी शो यू द पिक्चर। ऑसिपिटल में आता है आपका जो जो भी आप चीजें देखते हो, वहां पे प्रोसेस होती हैं, सीधी बात है, ठीक है, ओके, डन डन डन। और जो टेम्पोरल एरियाज होते हैं वो आपके स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं हम। एक मिनट रुको, मैं आपको फोटो दिखाना चाहता हूँ। ओके, लेट मी शो यू, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू, ठीक है। लेट मी शो यू, है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, फ्रंटल लोब। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। इट इज एन ऑफ टॉपिक, इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी ले रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे को याद आया अभी कि मैंने आपको करवाया नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो यू आर नाउ सीइंग माय स्क्रीन एज वेल, ठीक है। आर यू सीइंग दिस? दिस इज द फ्रंटल एरिया, यू सीइंग दिस ना, दिस इज द फ्रंटल एरिया, फ्रंटल लोब,
सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये सारी चीज को बोला जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। ऊपर वाली गोभी का ऊपर वाला एरिया दिख रहे हैं अभी, ठीक है ना। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ठीक है। दिस इज ऑसिपिटल लोब, ठीक है। दिस इज ग्रीन वाला, ठीक है ना। और ये जो है साथ में यहाँ पे पड़ा है, दैट इज योर टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब दिख रहा है आपको? दिख रहा है। और नीचे देखो सैरीबेलम, छोटा दिमाग सैरीबेलम, और ये डंडी सी नीचे को जा रही है ना, दिख रहा है डंडी सी? दिस इज योर ब्रेन स्टेम, ठीक है। दिस इज योर ब्रेन स्टेम। एक और पिक्चर दिखाता हूं आपको। आर यू सीइंग दिस पिक्चर? छोटी है, थोड़ा बड़ी करूं? लेट मी इंक्रीज द साइज इफ आई कैन। यू आर सीइंग दिस? ठीक है। फ्रंटल लोब जो होता है वो आपका मोटर कंट्रोल होता है। मोटर मतलब जो आप अपने वॉलंटरली एक्टिविटी करते हो। अगर आपने ग्लास पकड़ा हुआ है तो आपने हाथ को कितना मोड़ना है, किस प्रकार से उठाना है या किस प्रकार से करना है, दैट इज ऑल्सो योर प्रॉब्लम। ये वहां पे फ्रंटल कॉर्टेक्स में आती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एरिया, सारे यहाँ पे आते हैं। इवन योर स्पीच प्रोडक्शन एरिया भी यहाँ पे आता है। ब्रोकाज एरिया, वर्निक्के आता है सेंसरी में, ये आता है मोटर में, ठीक है। ब्रोकाज एरिया, ठीक है। पेराइटल में हमने बोला था टच सेंसेशन, जो भी आपने हाथ से देखा सेंसरी इनपुट होगा वो सारा वहां पे आएगा। ऑसिपिटल में आपका आएगा साइट, ठीक है ना। जो भी आपने देखा वो आपका कहाँ जाके इंटरप्रेट होगा, ठीक है ना। देखो अगर ये रिमोट है तो ये रिमोट टीवी का भी हो सकता है, ये रिमोट फैन का भी हो सकता है, ये रिमोट एसी का भी हो सकता है ना। ये आपने देखा और एक बार इसको देखा था पहले आपने, तो आप इसको समझ सकते हो कि ये टीवी का रिमोट नहीं है, ये एसी का रिमोट है, ठीक है ना। उसी प्रकार टेम्पोरल लोब के बारे में हमने बात की थी। तो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, लैंग्वेज लैंग्वेज को समझना, आप मेरी भाषा को समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, वो कहाँ पे दिखेगा? वो टेम्पोरल लोब में दिखेगा। मेमोरी सारी की सारी आपकी टेम्पोरल, कान के पास, कान के ऊपर जो इतना एरिया होता है टेम्पोरल एरिया, वहां पे प्रोसेस होती है। और जो सेरिबेलम होता है ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटर सेंटर है। जो आपका शराबी, कभी आपने देखा होगा ना, शराबी जो होते हैं वो लड़खड़ा के चलते हैं। तो वो लड़खड़ा के इसलिए चलते हैं क्योंकि उनका जो दिमाग पे, ये छोटा दिमाग है ना, ये काम करना थोड़े टाइम के लिए बंद कर देता है या स्लो कर देता है, ठीक है ना। और जो ब्रेन स्टेम है ये आपका इनवॉलंटरी पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। डन डन डन, यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? ओके, चलिए, यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ना। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अभी पूछ लो, है ना। डन। फ्रंटल फ्रंटल पैराइटल, ठीक है ना। तो ये चीजें बेसिकली होती हैं। दैट्स योर हाउ दिस सिस्टम वर्क्स, ओके। तो विनेगर हम जब पढ़ रहे थे हमने कहा था 5 to 8% सोल्यूशन है विनेगर, दैट इज नॉन एज सिरका। आप घर में इसको अचार डालने में बहुत इसका यूज करते हो, ठीक है ना, ये देखा होगा आपने, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? इथेनोइक एसिड विल टर्न ब्लू टू रेड, ये सबको पता है, ठीक है। इथेनोइक एसिड इज मिसिबल इन वाटर, इसको जितना आप पानी में डाल के आप पतला करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 118 डिग्री सेल्सियस होता है। खट्टा होता है, आपको पता सारे एसिड खट्टे टू टेस्ट होते हैं। स्मेल ऑफ द विनेगर भी आपको पता है, एसिड लिटमस टेस्ट का भी पता है आपको, ठीक है ना, क्या करेगा ये। नाउ वी मूव ऑन टू अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, ये वाला एक रिएक्शन जब करते हैं, ये कहीं देखा आपने ऐसा होता हुआ? जब इनो पानी में डालते हो तो समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, ठीक है ना। इफर्विसेंस आ रही है, इफर्विसेंस बनती है, ठीक है ना। तो दैट इज द सेम रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी ऐड सोडियम कार्बोनेट टू, व्हेन वी रिएक्टेड विद इथेनॉइक एसिड, ठीक है ना। तो ये ब्रिस्क एफर्विसेंस, इस प्रकार से बबल्स बनती है। एफर्विसेंस का मतलब होता है बबल बनना। तो इथेनॉइक एसिड वो आपका ब्रिस्क एफर्विसेंस बनाता है, ठीक है जी। ये क्यों बनाता है? क्योंकि एक साल्ट बनता है उसका नाम है सोडियम इथेनोएट, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और वाटर बाहर को निकल जाता है। डन डन डन, यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, ठीक है। जो एफर्विसेंस होती है वो जग सी बनना होता है, आपको बताया मैंने। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स हम पहले करके आ चुके हैं। इथेनॉइक एसिड का जो हमने पहले वो किया था कि फ्रूटी स्मेलिंग, स्वीट स्मेलिंग जो होता है ये बनता है। और इसका यूज कहाँ करते हैं? परफ्यूम से हम इसका यूज करते हैं। सपोनिफिकेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? जब देखो, इधर देखो, जब हमने एस्टर बनाया, ठीक है ना, हमने कहा कि एक अल्कोहल
एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। ठीक है ना, एस्टर बनाते हैं। और कौन सा यूज करते हैं हम यहाँ पे, H2SO4 यूज करते हैं, तेजाब यूज करते हैं, एसिड यूज करते हैं, है ना। तो एक एस्टर बन जाता है। हमने कहा जब एक एस्टर के अंदर आप बेस डालते हो, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, तो वो फिर किस में टूट जाता है, A+C। डन। इसको बोलते हैं सेपोनिफिकेशन, उसको ऊपर वाले को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये परफ्यूम बनाने में यूज होता है, ये आगे और चीजें, ये सोप्स बनाने में यूज होता है। ये वाला फॉर्मूला आपसे, आप क्या बनाते हो, सोप बनाते हो, SOAP। ठीक है, ओके ओके ओके, डन डन डन। यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, ओके। तो इसके बाद हमने पढ़ना है, ये भी कर लिया हमने, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ये स्पोनिफिकेशन रिएक्शन हो गया सोडियम एथोनेटोएक का। ठीक है ठीक है ठीक है। what else we have done this। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड हमने पढ़ लिया। ठीक है, विनेगर क्या यूज करते हैं, एपेटाइजर फॉर ड्रेसिंग फूड डिशेस, एज खट्टा डालने के लिए हलवाई इसका बहुत यूज करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि ये आर्टिफिशियल फाइबर नाइलॉन रेयॉन बनाने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारी पॉली, जब हमने पॉलीमर्स पढ़ेंगे। एसीटोन का मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका बहुत ज्यादा रोल है, परफ्यूम भी इसी से बनते हैं, जो नेल पेंट रिमूवर होता है वो भी ये बनाने में हेल्प करता है। और आपके जो रबड़ और ग्लव बनाते हो, लेटेक्स के बनते हैं, ग्लव्स बनाते हैं ना, जो डॉक्टर ग्लव्स डालते हैं पेल येलो कलर के, तो वो भी इथेनोइक एसिड से ही बनते हैं। वो रबड़ में हम उसका यूज करते हैं, रबड़ बनाने में। ठीक है जी, डन डन डन। ओके ओके, वी हैव डन दिस। तो एंटासिड बनाने में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, सॉरी, एस्पिरिन, एस्पिरिन बनाने में, नॉट एंटासिड्स। एस्पिरिन जो आप दिमाग डिस्पिरिन खाते हो ना, उसमें भी एस्पिरिन होती है। तो ये एक फीवर में भी बहुत खाते हैं, पैरासीटामोल की तरह हम इसको। डन डन डन, व्हाट एल्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। यस, फॉर हेडेक डिस्प्रिन खाते हो आप, ठीक है। तो एनी जो आपका सोप्स होते हैं, आप बेसिकली, इट इज एन एनी सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग इन वाटर इज नोन एज ए डिटर्जेंट। देखो, सबसे पहले अगर हम क्लासिकल वर्ड ढूंढे तो डिटर्जेंट होता है फॉर एनी सोपी एक्शन, सोप के एक्शन। सोप का नाम हमने बाद में दिया है, पहले क्लासिफिकेशन हम करते थे तो हम सिर्फ करते थे डिटर्जेंट की। ठीक है ना, डिटर्जेंट जो होते हैं वो आगे दो प्रकार के डिटर्जेंट होते हैं, सोपी एंड नॉन सोपी। ठीक है, जो हम एवरीडे यूज करते हैं वो डिटर्जेंट का नाम है सोप्स, जो हम नहाने के लिए यूज करते हैं। और जो नॉन सोपी है वो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं, या जिसको आप सिंपल डिटर्जेंट्स के नाम पे जानते हो। ठीक है ना, तो डिटर्जेंट दो प्रकार के होते हैं, सोपी और नॉन सोपी। जो सोप डिटर्जेंट्स होते हैं वो आप अपना नहाने के लिए यूज करते हो, जो दूसरे डिटर्जेंट्स होते हैं नॉन सोपी, वो आप कपड़े धोने के लिए ज्यादा यूज करते हो। और ये क्यों डिफरेंट है, ये महीन सा डिफरेंट क्यों है, डिफरेंस क्यों है, आई विल लेट यू नो जैसे हम आगे जाएंगे। ठीक है, दोनों का क्लीनिंग एक्शन होता है, लेकिन हार्ड वाटर के साथ कौन सा अच्छा है या नॉर्मल यूज करने के लिए कौन सा अच्छा है, उसके हिसाब से इनका यूसेज डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, ओके। चलिए, तो जो आप यूज करते हो, ये क्या कहते हैं, जेल्स यूज करते हो ना नहाने के लिए, आजकल तो वो आ गए हैं, बॉडी बॉडी लोशंस, बॉडी लोशंस नहीं होता है, वो क्या होता है, नहाने के लिए भी आ गए आजकल, शैम्पू टाइप के, है ना। हम उधर आए, उधर चलो, ठीक। शावर जेल्स, यस यस यस। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सोप्स, है ना। हाँ, सोप बनाया था लैब में, यस यस यस, वो भी हम आज भी बनाएंगे, कोई बात नहीं। तो सोप बेसिकली क्या होते हैं, सोडियम साल्ट्स और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, फैटी एसिड्स। याद है, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड्स के बारे में आपको बताया था मैंने, है ना। फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन, है ना। तो ये देखो, 17 17 कार्बन के लॉन्ग चेन होते हैं ये,
है ना। और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, उसको जब आप रिएक्ट कराओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH से, तो Na यहाँ पे चला जाएगा, है ना। तो ये पोलर कंपाउंड बन जाएगा। पोलर का क्या मतलब होता है, एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। लेट मी बेटा, एक मिनट में अभी आ रहा हूँ। तो ये पोलर एंड जो होता है, यस, तो ये एक चीज याद रखो। यस, हमने अभी तक पढ़ा था कि कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं, आयोनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, बट आई डिडंट टोल्ड यू व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, और ये पोलर कंपाउंड्स कहाँ यूज करते हैं? पोलर कंपाउंड्स बेटा होते हैं जैसे वाटर हो, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, ठीक है ना। ओके, ये पोलर कंपाउंड है, आयनिक भी है लेकिन पोलर भी है, पोलैरिटी आ जाती है इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव की। इसी तरह जैसे ये CH3 COO, सॉरी आज पता नहीं क्या हो रखा है, COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, सोडियम एसीटेट जिसको आप बोलते हो, तो ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलैरिटी होती है इसको। आयोनिक को ही वैसे मोटा मोटा टाइप का पोलर मॉलिक्यूल भी बोलते हो। आगे हो जाएगी बेटा थोड़ा सा, दे विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन क्योंकि मेरी क्लास चल रही है अभी, ठीक है ना। सोडियम साल्ट जो होता है बेसिकली, सोडियम स्टीरेट सोप सोल्यूशन जो होता है, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, मतलब देयर इज नो डबल बॉन्ड, ठीक है ना। या पालमेटेट का आइस होता है, मतलब C15। सोडियम स्टीरेट होता है C17, और सोडियम पालमेट होता है C15, याद रखो। और ये जो होता है ना, ठीक है, पाल्मिक एसिड ये होता है, ये लिटमस पेपर को रेड से ब्लू कर देंगे, ये तो समझ है ना, क्योंकि ये एसिड है। दूसरा पाल्मोलिव, सोचा पाल्मोलिव, है ना, ये आपको साबुन आपने देखा होगा, ठीक है ना। ये जो पाल्मोलिव है या जो ये सारे आप साबुन यूज करते हो, ये आपका बेसिकली सोडियम साल्ट्स ही यूज करते हैं। दे आर द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सोडियम साल्ट है ये बेसिकली। डन, इसका हमने ये देखो एक करवाया होगा। तो जैसे कि ये है, देखो फैट कोई भी एस्टर या ऑयल को जब आप रिएक्ट कराते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से, याद है अभी हमने सपोनिफिकेशन रिएक्शन पढ़ा था, तो क्या जब हीट देते हो तो वो क्या बन जाता है, सोडियम साल्ट और फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, क्या बना, देखो ये रिएक्शन करा था ना हमें अभी, ये देखो, लेट मी शो यू द रिएक्शन जो अभी हम भी करके आए हैं। ये देखो, ये वाला पढ़ा था A+C, यानी कि अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा, ठीक है, वो क्या बनाता है, एस्टर, और एस्टर को जब आप NaOH से ट्रीट करते हो, ठीक है ना, तो वो क्या बनाता है, अल्कोहल प्लस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट बनाता है, इस रिएक्शन को हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शंस बोलते हैं। डन डन डन, इसकी रिएक्शन मैंने आपको करके दिखाई है, ये देखो, ये होती है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, और इसका उल्टा होती है, ये देखो, दिस इज योर सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो आपका जो इथेनोइक एसिड यहाँ पे बना है, ये वाला इथेनोइक एसिड, इसको जब आप NaOH से रिएक्ट कराते हो तो क्या बन जाता है, सोडियम इथेनोएट। क्योंकि ये लंबा होगा, ये तो छोटा है ना, ये 2 कार्बन का बना हुआ है, अगर इसमें आप 14-15 कार्बन और ऐड कर दोगे और उसको NaOH के रिएक्ट कराओगे, तो वो बन जाएगा आपका सूप। ये आप घर में और लेबोरेटरी में भी बनाते हो, काफी बच्चों ने बोला सर हमने बनाया हुआ है, तो एक हम भी बना के देखते हैं फिर।
तो इसके लिए आपको बेसिकली कुछ भी नहीं चाहिए, 10 ml अगर ये जितना कैस्टर ऑयल या कोई भी ऑयल ले लो, ठीक है ना, कोई भी वेजिटेबल ऑयल, चाहे सरसों का तेल ले लो, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको एक सरसों का तेल या कैस्टर ऑयल या सिलिनसीड ऑयल या सोयाबीन ऑयल कोई भी ले लो, ठीक है ना, कोई भी तेल ले लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कॉस्टिक सोडा बोलता है वो चाहिए, और नमक चाहिए। तीन चीजें चाहिए, ये आप घर में भी बना सकते हो, साबुन, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको मेजर करके चलना है, ये नहीं कि जितनी मर्जी अमाउंट का एक बोतल का बोतल ही बना चढ़ी, है ना। तो आपको मेजर्ड अमाउंट में डालना है सारा कुछ। तो सबसे पहले आप डालोगे 20 ml कैस्टर ऑयल, ठीक है ना, 20 ml मेजर करके, फिर 30 ml उसमें डालोगे 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है ना। तो 20% हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन 30 ml का, ठीक है ना। और हीट द मिक्सचर, उनको फिर जैसे धीरे 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 गर्म करना है आपने, बीच में चम्मच मारते रहना है, वो थोड़ा संगना सा हो जाएगा, पेस्ट सी बन जाएगी। जब वो पेस्ट बन जाएगी उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है, एंड यू विल फॉर्म अ, जब वो ठंडा हो जाएगा सोल्यूशन, तो वो क्या बना देगा, सोप बना देगा, ठीक है ना, सोप बार के फॉर्म में, ठीक है जी। लेकिन आप मेरे को बताओ, व्हाई वी ऐड साल्ट इन मेकिंग ऑफ सोप? क्योंकि क्योंकि जो कॉमन साल्ट होता है, ये सोप को सॉल्यूशन से बाहर निकलने में रोकता है, बाहर निकलने से रोकता है, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होगा, अगर आपने पेस्ट बनाई ना, तो वो पेस्ट सेटल डाउन कर जाएगी, ठीक है ना। ओके, ठीक है, पेस्ट सेटल डाउन हो तभी तो आप बना पाओगे ना। समझ रहे हो मेरी बात? जब आपके पास पीएससी बन गई है, ठीक है ना, उसमें कुछ चीजें जो है वो अभी सूखने वाली हैं, एडेड टू प्रेसिपिटेट आउट ऑल द सोप फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन, अभी भी पानी है उसमें। तो पानी को अलग करने के लिए और उस चीज को संघना करने के लिए आप नमक का यूज करते हो। नमक डाल के आप उसको और ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहते हो, इसलिए तीन चीजों का यूज करना है आपने, प्रिजर्व करने के लिए नहीं यूज करते हम उसको, ठीक है। प्रिजर्व क्यों करेंगे हम? ओके, प्रेसिपिटेट करने के लिए यूज करते हैं, ओके। तो हमने बात की थी कि सोडियम साल्ट जो होते हैं, सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर बेसिकली योर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ठीक है ना। तो एक इसका पोलर एंड होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। आयोनिक पार्ट होता है, लॉन्ग लंबे चेन जो कार्बन है वो इसका नॉन आयोनिक पार्ट है, या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो किसी भी सोप एक्शन के लिए आपके पास कार्बन 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 की लंबी चेन होगी, ठीक है ना, से 15 to 20 कार्बन कार्बन लंबी चेन है। लास्ट में एंड में जाके ना, एंड में जाके, बिल्कुल एंड में जाके वहां पे Na पॉजिटिव आयन ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये जो है, दिस इज योर पोलर पार्ट। और बाकी सारे का सारा जो टेल है, जिसको आप टेल बोलोगे, तो ये सारा का सारा होगा नॉन पोलर पार्ट, ठीक है। डन डन डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को याद रखो, ठीक है। डन। अब मेरे को बताओ, पानी में सॉल्युबल कौन सा पार्ट होगा, दिस वन या दिस वन, पोलर और नॉन पोलर? पानी के साथ मित्रता किसकी होगी, पोलर की या नॉन पोलर की? पोलर की। व्हाई? बिकॉज जितने पोलर मॉलिक्यूल होगा, जितना पोलर होगा, एंड उतना ज्यादा वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, दिस विल बी वाटर लविंग, ठीक है। दिस विल बी वाटर फियरिंग, वाटर फियरिंग, ये वाटर से दूर भागेगा कि मेरे को पानी से नहीं जुड़ के रहना, मैं आपस में जुड़ के रहना चाहता हूं। याद है? ओके। तो इसको बोलते हैं हम कौन सा, हाइड्रोफोबिक या फिलिक? हाइड्रोफिलिक है। फिलिक मतलब लव करता है जो उसको, और फोबिया मतलब डर लगता है जिसको, हाइड्रोफोबिक एंड, लग गया? हाइड्रोफोबिया एंड हाइड्रोफिलिक एंड, यू गेट द जिस्ट ना, लगी समझ? तो हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल बन गया। अब बोलो सर, इसका काम क्या है ये पोलर मॉलिक्यूल बनाने का? बेटा, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपका, ठीक है जी। तो ये जो होता है, अब देखो, ये मिसली फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है, मैं आपको बताऊंगा। A spherical aggregate of soap molecule in the soap solution is known as micelle. What is micelle? Micelle is basically solution, ठीक है ना। होता क्या है कि कभी आपको गंदगी है, या गंदगी जो उसको आप बोलते हो, या मैल जिसको बोलते हो आप, या आपके
चेहरे में चिपचिपाहट जी बहुत होती है जब आप ऐसे ऐसे करते हो, तो आपके यहाँ पे भी जम जाती है ना, वो ऑयल सा जम जाता है। आपने देखा होगा कभी, आपने ऑयली जिनकी स्किन होती है खास करके, वही गंदगी होती है। और यहाँ पे थोड़ा कि हम दाग डाल देते हैं, कोई यहाँ पे दाग थोड़ा डालते हैं, ऑयली स्किन होती है खास करके। तो जितना या आपके कपड़ों में आप खाना खा रहे हो तो कभी गिर जाता है, तो आप खाना जो हल्दी गिर गुर जाता है, तो उसको साफ करते हो, है ना। क्या होती है, ग्रीस होती है, ऑयल होती है या ग्रीस होती है, यही चीजें होती हैं गंदगी, इसको साफ करना है। तो नहाते हो जब आप, तो आप साफ किसको करते हो, ग्रीस को या ऑयल को, इस चीजों को साफ करते हो। गंदगी ये मतलब नहीं कि मिट्टी साफ करने बैठे हो, वो तो पानी से भी साफ हो जाएगा। वाई वी यूज सोप, सोप इसलिए यूज करते हैं ताकि ये वाली गंदगी हम दूर करें। इनको हम गंदगी क्लासिफाई करते हैं भैया। ये मत सोचो कि गंदगी से आपका मतलब है कि आप मिट्टी साफ कर रहे हो, मिट्टी तो पानी से साफ हो जाएगी। यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। तो इन गंदगी को रिमूव करने के लिए आपके पास पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, सोप होना चाहिए। सोप क्या करता है, सोप का कौन सा, मैंने आपको बोला एक वाटर फिलिक एंड होता है, यानी कि वाटर लविंग एंड होता है, वो वाटर के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। और जो वाटर से दूर भागना चाहता है, ये टेल देखी, टेल, ये टेल इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। टेल कहां जाएगी, जो वाटर से डर लगता है जिसको, वाटर से डर किस में, अगर आप फैट डालोगे पानी में, सोचो फैट डाला आपने पानी में, है ना, ठीक है। तो फैट घुल जाती है पानी में, ये बताओ पहले। आप तेल डालते हो, तेल घुल जाता है पानी में? नहीं, तेल इकट्ठा हो जाता है ना। वी से, अगर फिजिक्स में है तो वी से कि भैया जी इसकी कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग है देन एडहेसिव फोर्सेस। ये समझ आइए कहां पे कंसेप्ट कराया था आपको मैंने, कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस का, कहां कराया था, बात याद तो है कहां करवाया था। सरफेस टेंशन, बहुत बढ़िया। आर यू कनेक्टिंग दिस थिंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा था कि जो चीजें साथ में जुड़ के रहना चाहती हैं उनकी सरफेस टेंशन ज्यादा होती है, ये सबको पता है। तो ऑयल की सरफेस टेंशन ज्यादा है, वो कहता है कि मैं पानी में मिक्स नहीं होऊंगा, ठीक है। तो पानी में मिक्स नहीं होगा तो मैं सेपरेट पड़ा। और इसी तरह अगर आप, आपके ऊपर कहीं गंदगी है या ऑयल है आपकी स्किन में, वो पानी से साफ नहीं होगा, तो पानी से साफ नहीं होगा तभी आप यहाँ पे साबुन लगाते हो। अब ये जो साबुन है आप जो लगा रहे हो, इसमें बेसिकली क्या होता है, एक वाटर लविंग एंड और एक वाटर फॉलोइंग एंड, जो वाटर से डलता है। अब मेरे को बताओ, वाटर लविंग एंड तो वाटर से अटैच हो गया जाके, ठीक है। जो वाटर से डर रहा है वो कहां जाएगा, वो अपने भाई बंधु के पास जाएगा, उसका नाम है फैट, डर्ट, जिसको आप डर्ट बोलोगे, है ना, डर्ट बोलोगे। तो फैट के पास चला गया, क्योंकि फैट क्या है, वाटर से डरता है। और ये इसकी जो चेन है वो भी वाटर से डरती है, नॉन पोलर चेंज। तो नॉन पोलर चेंज यहाँ पे जाके अड़ जाएगी, और बाकी सब की जगह के क्या, वाटर जो ये वाला एंड है, वाटर फिलिक एंड है, ये पानी के साथ अटैच हो जाएगा। अब देखो, ये इसको चारों तरफ से घेर लेगा, ठीक है। जब ये इसको चारों तरफ से घेर लेगा तो खींच लेगा उसको अपनी तरफ, समझ रहे हो। तो ये ले जाएगा, इसको उठा के ले जाएगा। और जब आप साफ करते हो, नहाते हो, तो यू विल ऑलवेज सी कि जग, व्हाइट कलर की जग जो होती है निकलती है जब आप साफ करते हो पानी से, तो वो व्हाइट कलर की जग इज नथिंग बट डर्ट पार्टिकल्स, ऑयल एंड ग्रीस। गेटिंग, यू नो, उसको आपने साफ कर दिया अपनी बॉडी से। समझ लगा कुछ, यू लगा बेटा? ठीक है ना, जो व्हाइट व्हाइट सी जग नीचे चली जाती है। अच्छा, ये आपको समझ लग गया। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको समझ लग गया, मिसली फॉर्मेशन समझ लगी, ठीक है। हाँ, ये जरूर है, देखो, जो मिसली फॉर्मेशन है ना, इट विल नॉट, अगर आप अपने ऊपर कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालोगे, लाइक अल्कोहल या कोई अल्कोहल बेस्ड सोल्यूशन डालोगे, उससे साफ नहीं होगी, आपको पानी से साफ ही करनी पड़ेगी। वाई? बिकॉज पानी में क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पोलर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं या नहीं होते हैं, तो इसीलिए आप पानी से साफ करने की कोशिश करोगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं यूज करोगे, ठीक है जी। डन, ओके, डन डन डन। तो एक ये आपको समझा दिया, ये देखो ये समय लग जाएगा अब आपको।
तो सपोज आपके कपड़े में ये दाग लगा हुआ है, ठीक है, ओके। तो आपके दाग लगा हुआ है, तो आपने क्या डाल दिया, आपने सोप डाल दिया या डिटर्जेंट डाल दिया, ठीक है। जब आपने डिटर्जेंट डाल दिया, उसका एक हाइड्रोफिलिक एंड है, एक हाइड्रोफोबिक एंड है। हाइड्रोफिलिक है ये ऊपर वाला डार्क, जो ये आपको खाली दिख रहा है ना नीचे, ये फोबिक है। तो फोबिक एंड कहाँ जाएगा, अपने भाई बंधु के साथ, ग्रीस के पास, ऑयल के पास, क्योंकि वो खुद ऑयल से बना हुआ है, तो उधर जाके अटैच हो जाएगा। जब इसको अटैच हो जाएगा, ये देखो गोल गोल करके इसको इकट्ठा कर दिया, देखो इसको गोल गोल करके इकट्ठा कर दिया, ठीक है ना, तोड़ के गोल करके इसको इकट्ठा कर दिया। जब इसको इकट्ठा कर दिया तो अब ये भारी हो जाएगा, इसको आप बोलते हो जग बन गया, जग, जग बनना, क्या बोलते हैं, फोम, फोम बन जाती है। देखा आपने, ये फोम आप पानी के साथ आराम से निकाल देते हो और वो एरिया क्लीन हो जाता है। डन डन डन, जग बन जाना। ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। डन डन डन, +2 की, ठीक है। तो यू बेसिकली गेट द जिस्ट ऑफ द आइडिया, है ना, कि क्या होता है सोप एक्शन में, है ना, है ना। ओके ओके ओके, व्हाट एल्स, हाँ ये जग बननी स्टार्ट होगी, आपको बता दिया। अच्छा, लिमिटेशंस क्या है सोप की। हार्ड वाटर, व्हाट इज हार्ड वाटर, अब मैं नहीं बताऊंगा। याद है हमने इसके ऊपर पूरी स्लाइड किया, और इस बार इसका क्वेश्चन भी आया था सीएपीएफ में, जब हमने पढ़ा था व्हाट इज हार्ड वाटर एंड व्हाट इज, हार्ड वाटर क्या होता है, ठीक है। और हार्ड वाटर के दो कौन से टाइप्स होते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस किस प्रकार दूर कर सकते हो, परमानेंट हार्डनेस किस प्रकार दूर कर सकते हो। याद है मैंने करवाया था ये, बताओ। यस, बाय बॉइलिंग, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों में प्रेजेंट होते हैं। क्या फर्क होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों में प्रेजेंट होता है, टेम्परेरी में भी और उसमें भी, परमानेंट में भी। क्या डिफरेंस है, टेम्परेरी में कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट साल्ट्स होते हैं, और परमानेंट में कौन से होते हैं, क्लोराइड साल्ट्स या SO4, मैग्नीशियम, ठीक है ना। मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड, ये वाले साल्ट्स होते हैं, ठीक है ना, ये परमानेंट साल्ट्स होते हैं। टन टन टन, ये मैंने आपको हार्ड वाटर जब करवाया था, तब मैंने आपको अच्छे से इसके बारे में करवाया था। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स होते हैं, याद रखना। साल्ट भी दो प्रकार के होते हैं, परमानेंट जो और टेम्परेरी। टन टन टन, और इसको कैसे रिमूव करते हैं, हाउ वी रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, बताइए। इलेक्ट्रोलिसिस को छोड़ के और बताइए, कौन सा मेथड यूज करते हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। आयोनाइजेशन, ओके, व्हाट एल्स, सिर्फ एक ही मेथड आता है क्या, गैल्वेनाइजेशन थोड़ा होगा जी, मुस्कान नहीं। व्हाट इज द मेथड टू ट्रीट परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जल्दी जल्दी बताइए। यस, बाय एडिंग वाटर सोडा, सोडियम वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा मैंने करवाया था ना आपको, वॉशिंग सोडा डालते हो बीच में, तो आप उसका परमानेंट हार्डनेस को भी दूर कर सकते हो, ठीक है। और आयोनाइजेशन तो आपको मैंने कराई है, ठीक है ना, ओके। बट आयन एक्सचेंज मेथड जो आपको कराया था, है ना। और कौन सा मेथड होता है, यस दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, ठीक है ना, ओके ओके। आयोनाइजेशन, यस, वाटर, ठीक है। व्हाट एल्स, हमने हार्ड वाटर कर लिया, और कहाँ पढ़ रहे थे हम, वेट वेट वेट, हाँ ये। तो लिमिटेशन क्या है सोप की, जो आप घर में, आपने याद है आप फेना यूज करते होते थे, टिकिया, 5 रुपए की टिकिया आती होती थी, मेरे को याद है अभी भी। कभी देखा आपने, उस जनरेशन से ही हो ना, है ना। एक वो छोकरा साबुन आता था, देसी साबुन जिसको बोलते हैं, निरमा छोकरा साबुन, है ना, छोकरा, है ना, सुना, रिन आता था, यस यस यस। तो वो कपड़े धोने के लिए हम यूज करते थे। एक आप सबको बड़ी कंप्लेन होती थी, सर
मेरे को नहीं बताते थे, लेकिन आप सबने ऑब्जर्व किया होगा, जो देसी सोप होता है या दूसरा सोप होता है वो बड़ी जल्दी घस जाता है। सो अगर आपने 10 कपड़े धोए तो आधा उड़ जाता था वो। मेरे को बड़ा गुस्सा आता था कि यार मैंने पूरी नई टिकिया लगाई है और 10 दिन नहीं वो निकाल देती। अब तो चलो वॉशिंग मशीन आ गई, ऑटोमेटिक आ गया काम। अब हम ये काम नहीं करते हैं। लेकिन जो पहले हाथ से धोते थे उनको पता होगा कि जग करने के लिए उसको लिए बड़ा पानी लगता था, और पानी के बजाय मतलब आपका टिकिया बहुत लग जाती थी। तो सोचो, 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी आप डिटर्जेंट डालते हो उस टाइम पे, उतना आपका अगर उतने ही कपड़े धोने के लिए आपका 2 टिकिया साबुन लग जाती थी। समझ रहे हो मेरी बात? अंतर समझ लगा कुछ? है ना? तो आपने ये भी देखा होगा कि जो आजकल आपका डिटर्जेंट आता है वो जग बड़ी जल्दी इजीली कर लेता है ना? ठीक है ना? तो वो जग बड़ी जल्दी इज़िली कर लेता है, लेकिन जो हमारा पुराना साबुन होता था, फ़ीना या ये जो निरमा या जो आपका छोकरा साबुन होता था, ये अच्छे से जग नहीं निकालता था। इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं लेदर, LEA, वो नहीं वाला लेदर नहीं, लेदरिंग अच्छे से नहीं होती थी। लेदरिंग का मतलब होता है कि वो क्या कहते हैं, अच्छे से जग नहीं बना पाता था। आप अभी भी नहाते हो ना, तो वो आप जब नहाते हो तो आपको पता चलता होगा कि भई वो जब वो नाली की तरफ देखना, वो व्हाइट व्हाइट सी स्कम इकट्ठी हो जाती है। लेट मी शो यू व्हाट स्कम लुक्स लाइक। देख रहे हो ये? ठीक है ना? तो अगर आपके पास डिटर्जेंट है, सोचो डिटर्जेंट है और उसको आप हिलाते हो तो वो कितनी जग कर देता है, ऊपर तक जग कर देता है। उसी प्रकार अगर आप साबुन लोगे और पानी में लेके उसको हिलाओगे, तो वो उतनी जग नहीं कर पाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो आप टूटी का पानी यूज़ करते हो, उसमें हार्ड वाटर होता है, ठीक है? हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है हार्ड वाटर, ठीक है? सोडियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स जो होते हैं, ठीक है? ये जो हार्ड वाटर होता है ना, जो हम यूज़ करते हैं नलों में अपने नहाने के लिए, ये क्या होता है, ये हार्ड वाटर होता है टेम्परेरी नहीं परमानेंट, ठीक है? ये जो परमानेंट हार्ड वाटर होता है, ये आपको अच्छे से जग नहीं बनाने देता, इसी के लिए आपको ज़्यादा साबुन लगता है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है ना? आपने देखा होगा फिर जो लोग सोप का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं आजकल, है ना? जेल्स यूज़ करते हैं नहाने के लिए, बॉडी जो साबुन आता है लिक्विड में, वो आपका कम लगता है, आपको पता होगा, आपका बहुत कम लगता है, जल्दी झाग हो जाती है। लेकिन जो आप भी आज भी वो टिकिया यूज़ करते हैं नहाने वाली, और अभी तो चलो 1 महीना भी निकाल देती है, 2 महीने भी निकाल देती है, क्योंकि आपका नहाना इस प्रकार से होता है ना। लेकिन जब आप स गर्मियों में नहाते हो तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है ना? कभी ऑब्जर्व किया ऐसा चीजें? अभी तो आप नहाते कम हो। ठीक है, अब कहाँ कहाँ टिकिया तो चलती रहती होगी, गर्मी वाली तो नहीं चल रही किसी की? ऐसा भी बंदा है क्या? अच्छा, डेली नहाते हो? गुड है यार, नहाना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए बंदे को। पर क्या करे, ठंडी बहुत ज्यादा है ना? अच्छा, दैट्स गुड। कौन सा साबुन यूज करते हो जो इतनी जल्दी खत्म हो जाती है? तो वैन एनीवे, तो जब आप हार्ड वाटर के साथ में सोप लगाते हो तो आपको एक पतली सी सतह मिलेगी, जग नहीं मिलेगी, पतली सी सतह, चिकनी सी जिसको बोलते हैं, दैट इज योर स्कम। तो इसीलिए हम सोप यूज नहीं करते हैं हार्ड वाटर के साथ में, ठीक है? ठीक है? और अगर हार्ड वाटर है तो फिर आप इसको सिर्फ नहाने के लिए यूज करते हो, कपड़े धोने के लिए आप सोप का यूज नहीं करते हो, ये एफिशिएंट तरीका नहीं है। इसको दूर करने के लिए हमने वॉशिंग सोडा का इजाद किया था, याद है? वॉशिंग सोडा। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? Na2CO3। व्हाई वी कॉल इट दैट वॉशिंग सोडा? बिकॉज इसका यूज करके आप डिटर्जेंट बनाते हो, डिटर्जेंट में इसी का यूज होता है। और इसको क्यों डालते हैं Na2CO3 को? Na2CO3 डालने से आपका क्या होता है, लेदरिंग लेदरिंग अच्छी होती है, मतलब झाग अच्छे बनती है, मतलब फोम जो है वो ज्यादा अच्छी बनती है, ज्यादा फोम मतलब ज्यादा साफ सुथरा कपड़ा निकलेगा, ठीक है? स्वेल भी होता है यार, हैव यू एवर सीन दिस? वाटर स्वेल हो जाता है बिकॉज
आई थिंक मे बी इम्बाइबिशन का कोई कंसेप्ट हो, ठीक है ना, कि पानी वो सोख लेता हो, एडहेसिव हो और वो ज्यादा पानी सोख लेता हो, ठीक है ना। वाटर वेपर सोखेगा, अगर पानी में रखो तो वो गिल गिल चिकना सा नहीं हो जाता, आपने देखा होगा, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार का होगा आई थिंक। ओके, चलिए आगे चलते हैं। we have done this permanent hardness come formation and now we will do what is detergents बता दिया क्या होता है। these are known as soapless soaps, यानी कि इसमें सोप नहीं होता है, सोप वाला कलर नहीं होता है। ये आप हार्ड वाटर या परमानेंट हार्ड वाटर में भी इसका अच्छे से यूज कर सकते हो, आपको कोई चीज नहीं डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, इट फॉर्म्स लेदर इजिली इवन इन हार्ड वाटर, ठीक है। ओके, ये बहुत जल्दी बना लेते हैं। एंड दे डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स विद वाटर, हार्ड वाटर, एंड दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड एज डिटर्जेंट्स इन सिंथेटिक डिटर्जेंट्स इन योर क्लीनिंग ऑफ योर क्लोथ्स। ओके, तो आपने टाइड की मशहूरी देखी होगी, इन सबकी मशहूरी होगी, इन सब पे वॉशिंग सोडा डलता है ताकि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हम कम कर पाए। डन। एंड अगर हम केमिकली इसको डिफाइन करना चाहें तो केमिकली क्या होगा, दीज आर द सोडियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स, ठीक है, लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स, ठीक है ना। बेंजीन भी होता है, सल्फोन सल्फोन SO3 नेगेटिव भी होता है बीच में, तो एक्शन सेम रहेगा दोनों का। सोप एंड डिटर्जेंट दे बोथ वर्क विद द सेम फॉर्मेशन ऑफ मिसली, ठीक है, बनाया था ना मैंने वो वाला मिसली, लाइक दिस वन, लेट मी शो यू, ये वाला तरीका, ठीक है ना। सोप का और डिटर्जेंट का काम दोनों का यही है, डर्ट को रिमूव करना, ग्रीस को रिमूव करना, ऑयल को रिमूव करना, ठीक है, चाहे वो आपके फेस से हो या बॉडी से हो, चाहे वो आपके क्लोथ से हो, ठीक है ना। द ओनली डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट इज नंबर वन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, नंबर टू दे आर यूज्ड, जो सोप्स है वो आप हार्ड वाटर में ज्यादा अच्छे से यूज नहीं कर सकते हो, जो डिटर्जेंट है वो आप हार्ड वाटर में भी अच्छे से यूज कर सकते हो, बिकॉज उसमें वॉशिंग सोडा मिला होता है। डन डन डन। और वॉशिंग सोडा आपका परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करता है। दूसरा क्या है, एक तो इनका केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, वो लॉन्ग चेन सोडियम एसिड थी, ये लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ठीक है ना, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, सोडियम साल्ट, दोनों सोडियम साल्ट ही हैं। डन। ओके, तो ये डिफरेंस कर लोगे फिर। अच्छा, ये बताओ इनमें बायोडिग्रेडेबल कौन सा होगा, सोप है कि डिटर्जेंट? डिटर्जेंट आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। व्हाई दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, बताइए। ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल इसलिए नहीं होते हैं बेटा क्योंकि ये जो है ये साल्ट बनाते हैं, सोप्स जो हम होते हैं हमेशा वो साल्ट्स बनाते हैं, इनसॉल्युबल साल्ट्स बनाते हैं, तो इसलिए प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, इसलिए ये डीकम्पोज भी किए जा सकते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। लेकिन जो आप डिटर्जेंट्स बनाते हो, डिटर्जेंट्स का यूज करते हो, जो वो है वो इन वो साल्ट जो होता है वो डिसॉल्व नहीं होता है, वो यहीं पे यहीं पड़ा रहता है, और इसके कारणवश वो आप डिसॉल्व नहीं कर पाते हो, इसलिए डीकम्पोज करना डिटर्जेंट्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये देखो, ये जग जो बन जाती है एक बार तो वो वैसी की वैसी बनी रहती है, इसीलिए इनका जो डिटर्जेंट्स हैं इनको आप बायोडिग्रेडेबल नहीं बोलोगे, आप किसको बोलोगे, बायोडिग्रेडेबल सोप्स, ठीक है। डन डन डन। ठीक है, ये याद कर लेना, बाकी तो ऑलमोस्ट डन है। नाउ वी विल स्टार्ट विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर पॉलीमर। दस 10-15 मिनट्स मोर देन वी विल स्टॉप द क्लास। पॉलीमर्स क्या होते हैं?
पॉली का मतलब बहुत, मर का मतलब मोनोमर्स। याद है हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स जिसको आप बात करते हो, या प्रोटीन्स पढ़ के आए थे, है ना? तब हमने एक टर्म पढ़ी थी वहां पे, बायोपॉलीमर। मैंने आपको बोला था मोनोमर होते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, तो हम तब तक कर लेते हैं फिर, ओके। तो बायोपॉलीमर में हमने बोला था कि पॉलीमर का मतलब होता है एक मोनोमेरिक यूनिट होता है, उसकी चेन बनाई जाती है। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, मोनोमर्स। तो ये अगर कल्ले पड़े हैं तो मोनोमर है। अगर ये सारे की मैं जोड़ के एक धागे में पिरो दूं इनको, तो माला बन जाएगी ना, डन। तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। अब माला, ऐसा थोड़ा बोलोगे कि माला डिफरेंट है और मोती डिफरेंट है ना? मोनोमर्स क्या है? वो मोती हैं। जब उनमें धागा पिरो दिया हमने, तो वो क्या बन जाएगा? पॉलीमर बन जाएगा। मोनोमर से पॉलीमर, पॉली मतलब बहुत, बहुत ज्यादा किसके? मोनोमेरिक यूनिट जब जुड़ के बहुत बड़ी माला बना देंगे तो हम उसको बोलेंगे पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर्स। बायोपॉलीमर्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो लिविंग कंपाउंड्स बनते हैं वो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ये कंपाउंड बनाएंगे तो बायोपॉलीमर। अगर हम सिंथेटिक बना रहे हैं तो सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, कंसेप्ट सेम है। ठीक है, अगर यही पॉलीमराइजेशन का काम ही सेल में हो रहा है तो वी कॉल दैट बायोपॉलीमर्स। ठीक है, अगर ये सेल की बजाय आप खुद कोई पॉलीमर बना रहे हो, ये कपड़ा बनाया मैंने, जैसे ये वाला कपड़ा बनाया जिसकी जैकेट बनी है, ये सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है ना? तो हम उसको बोलेंगे सिंथेटिक। मैन मेड, और यू गेट टू यू नो द प्रॉब्लम ना, मैन मेड एंड नेचुरल। जो नेचुरल होगा वो आपको समझा दिया, और जो मैन मेड है वो हम सिंथेटिक बोलेंगे उसको। ठीक है, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग स्मॉलर यूनिट्स। एक तरह के यूनिट जो रिपीट होंगे, स्मॉलर यूनिट्स, वी कॉल देम एज पॉलीमर्स। ठीक है, लार्ज यूनिट है। स्मॉलर यूनिट्स को क्या बोलेंगे? मोनोमर्स। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन। डन, यू गेट दिस वन? बताओ बेटा, पॉलीमर एंड वो वाला। ओके, आपको एग्जांपल दी गई है यहाँ पे पॉलीमराइजेशन की। जैसे आपने इथीन पढ़ा था, याद है हमने इथीन पढ़ा था? व्हाट इज इथीन? CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना? यही होता है ना इथीन। सोचो मैंने बहुत सारी इथीन इकट्ठी की गई है, इकट्ठी कर ली है मैंने। ठीक है, एक मिनट बेटा। हेलो, हाँ जी हाँ जी। वॉइस प्रॉब्लम नहीं दिया। ठीक है, अब ठीक है, डन डन डन, आ रही आवाज? ओके, तो ये जो इथीन था, ठीक है ना, अगर ये नॉर्मल इसी तरह से पड़ा हुआ है तो कोई इसको मोनोमर ही बोलोगे आप। ठीक है ना, इथीन का एक मोनोमर। ठीक है, लेकिन जब बहुत सारा इथीन आप इकट्ठा करोगे और उसको आप गर्म करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैटलिस्ट। क्या कैटलिस्ट अभी हम याद करेंगे। ठीक है, कैटलिस्ट में एक कोई चीज डाल दोगे उसमें और गर्म करोगे उसको, तो ये क्या होएगा ना, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। वाई आर वी प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी? मैंने आपको पहले बताया था कि हीट एनर्जी जब भी प्रोवाइड करोगे तो तोड़ने के लिए करोगे डबल बॉन्ड को। अब क्या बनेगा? CH2। वैसे तो CH3 बनना चाहिए था। सोचो, CH2, एक और मॉलिक्यूल था ना यहाँ पे CH2, और यहाँ पे भी CH2, सिंगल बॉन्ड बन गया, टूट के डबल बॉन्ड बन गया। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। लग गया बॉन्ड?
समझ, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो, हाइड्रोजिनेशन मैंने आपको कराया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब आप करते हो, जब आप अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड करते हो वाटर डाल के। अगर आपने वाटर नहीं डाला, सपोज वाटर नहीं डाला, तो हाइड्रोजन तो नहीं ना ऐड कर सकते अब हम। फिर भी अगर आप हीट करी जा रहे हो विद द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, तो अब डबल बॉन्ड अब भी टूटेगा। लेकिन अब क्या है, इनके पास ऑलरेडी एक और मॉलिक्यूल है इथीन का। वो कहेगा भी भाई मेरे पास भी कमी है, आपके पास भी कमी है, लेट अस शेयर ए बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना? तो ये दोनों पहले अलग अलग मॉलिक्यूल थे, अब ये दोनों एक हिस्से के साथ जुड़ गए। अब ये फिर इधर भी बना लेगा, इधर भी बना लेगा, और इस तरह से लंबी चेन बनती जाएगी। समझ गए? नॉर्मली ये क्या था, इथीन। ठीक है, इथीन है ना, ये EDHENE, इथीन। जब मैंने इसकी पॉलीमराइजेशन कर दी तो ये क्या बन जाएगा, पॉलीथीन। अब ये कहाँ यूज करते हो, ये आपको मेरे को बताने की जरूरत है? घर में हर जगह पे पॉलीथीन है आपके पास। तो ये देखो, ये भी पॉलीथीन है। ठीक है ना, लिफाफा जिसको आप करते हो, जिसपे आप लेके आते हो कुछ खाने के लिए, है ना, वो भी पॉलीथीन है। डन। तो ये बन जाएगा पॉलीथीन। ठीक है, डन। यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? तो अभी हमने जो पढ़ के आए, अल्केन एल्कील एल्काइंस, तो इट विल बिकम पॉलीथीन पॉलीमर्स। तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना रहे हैं। ठीक है, डन। और एक और बात करेंगे अभी आगे जाके, ये अभी रिएक्शन रहने दो। तो वी हैव डन दिस। ठीक है, मैन मेड सिंथेटिक बायोलॉजिकल पॉलीमर्स। ठीक है, उसको आप बायोपॉलीमर्स भी बोलते हो, इसको आप सिंथेटिक पॉलीमर्स भी बोलते हो अगर मैन मेड है तो। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर की एग्जांपल है ये वाली सारी, पॉलीस्टायरीन, पॉलीथीन अभी आपको बताया। ठीक है, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टायरीन, नाइलॉन, रेयॉन। ठीक है, आपकी बुलेट जो होती है, बुलेट वेसल होती है ना, बुलेट प्रूफ कार होती है, बुलेट प्रूफ ग्लास होता है, बुलेट प्रूफ वेस्ट होती हैं। ठीक है ना, वो सारी पॉलीमर से ही बनती हैं। डन। बायोलॉजिकल की एग्जांपल आपको बताया, डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ बायोपॉलीमर्स। डन। इतना कंसेप्ट क्लियर है? चलें आगे। हम्म, तो अल्केन्स में भी हमने बात की थी। देखो, फर्क हो जाएगा जब जैसे जैसे कार्बन बढ़ते रहेंगे, मैंने आपको बताया था उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। यानी कि जैसे अगर मैं मीथेन से शुरू करके इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन से नीचे चले जाता हूँ, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है और वोलेटिलिटी है, बाकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो चेंज होंगी। ठीक है, जैसे कि ये देखो, आपने कई बार देखा होगा हाइड्रोकार्बन्स एट रूम टेम्परेचर। आपने देखा कि जो ब्यूटेन होती है और प्रोपेन होती है, एलपीजी में यही दो गैसें यूज करते हैं ना, आइसोब्यूटेन एंड नॉर्मल ब्यूटेन और प्रोपेन। ये मैंने आपको कल करवाया था एलपीजी में। तो वो गैस होती है ना रूम टेम्परेचर पे, जो आप बात करते हो। उसी तरह मीथेन भी गैस की तरह याद करते हो, इथेन भी गैस होती है। लेकिन आगे चलो, जब आपके पास 5 से 19 कार्बन आ जाएंगे ना, तब वो लिक्विड बन जाएगा। डन। ठीक है, तो इसकी फेज चेंज देखा आपने, फेज चेंज हो रहा है। और जब आपके पास 20 से 40 कार्बन आ जाएंगे, तब वो कैंडल बन जाएगी, वैक्सी नेचर आ जाएगा, वैक्स। समझ लो, सॉलिड भी और लिक्विड भी, बीच वाली जगह होती है जो वैक्सिंग। ठीक है ना, तो वैक्स बन जाएगी। और जब आप उसको और ज्यादा बढ़ा दोगे कार्बन कंटेंट, तो वो प्लास्टिक बन जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो हायर ऑर्डर हाइड्रोकार्बन्स आर नथिंग्स बट योर पॉलीमर्स। ठीक है ना, ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। डन डन डन। यू गेटिंग दिस पॉइंट? प्लास्टिक कैसे बना? ठीक है, और सॉलिड क्यों होगा वो रूम टेम्परेचर पे? ठीक है, चले आगे। गुड गुड गुड। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ये भी आपको करवा दिया। लेट्स टेक दिस फॉर एन एग्जांपल। नाउ ये तो हमने अभी इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में बात किया है ना, स्टेट ऑफ द मैटर जब हमने बात किया। क्या इसकी विस्कोसिटी भी चेंज होगी? ऑफ कोर्स। जैसे जैसे आप जितने जितने ज्यादा कार्बन आप ऐड करते जाओगे, उसकी विस्कोसिटी भी चेंज होएगी। हाँ भाई, लग गया पता है, अभी 10 मिनट शांति रखो।
हार्डनेस भी उसकी चेंज होएगी, टफनेस भी उसकी चेंज होएगी और फ्लेमेबिलिटी भी उसकी चेंज होएगी। विच विल बी मोर फ्लेमेबल, गैसोलीन और डीजल? गैसोलीन इज बेसिकली पेट्रोल, ठीक है ना। मोटर ऑयल और प्लास्टिक, विच विल बी मोर फ्लेमेबल? फ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील कौन ज्यादा है? गैसोलीन, ठीक है ना। और उससे कम है पेट्रोल, और डीजल है, डीजल से ज्यादा है मोटर ऑयल, जो आपके कैस्टर का डालते नहीं हो, मोबिल ऑयल, मोबिल ऑयल, वो कम ज्वलनशील है, वो ज्यादा पॉलीमर्स होते हैं उसमें। और जब आप प्लास्टिक में जाते हो तो वो बिल्कुल ही इनफ्लेमेबल नहीं होता है, बहुत कम उसको आग लगती है, ठीक है ना। तो जितने जितने कार्बन के यूनिट बढ़ते जाएंगे, आपको बताया जितने जितने लिंकेजेस बढ़ते जाएंगे, उतनी उतनी ज्यादा ये प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी सारी की सारी। अब देखो, मेरे को बताओ विस्कोसिटी का कंसेप्ट करते हैं हम। विस्कोसिटी तो पता है ना, शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है कि आपके दूध की, ये बता दो। समझ रहे हो ना। और दूध की डेंसिटी ज्यादा है कि शहद की? ये फर्क समझ आया ना आपको? समझ आया ना? समझ लग गया ना, डेंसिटी का फर्क पड़ जाएगा भैया, ठीक है। ओके, तो यस यस यस, तो विस्कोसिटी भी यही चीज होती है। जब आप पानी को ऊपर से पौड़ियों से नीचे कराओगे स्लाइड करते हुए, तो पानी तो बड़ी जल्दी बह जाएगा क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है। और जब आप शहद को गिराने की कोशिश करोगे तो आपने 1 लीटर ऊपर से गिराया, वो धीरे 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 करते आएगा नीचे, है ना। अब मेरे को बताओ, गैसोलीन की ज्यादा विस्कोसिटी होएगी या प्लास्टिक की? या अगर उसके बाद आपने वो गिराया, मोबिल ऑयल गिराया, मोबिल मोबिल ऑयल देखा, काफी संघना होता है, हनी की तरह ही होता है वो, संघना होता है वो काफी, है ना। गैसोलीन की तरह, है ना, गैसोलीन की होगी, क्यों? क्योंकि वो कम उसमें कार्बन है। कम उसमें कार्बन है का क्या मतलब है? वो उसमें कार्बन कंटेंट जो है वो ज्यादा है या कम है? खुद सोचो, कार्बन में कंटेंट यहाँ पे ज्यादा है या यहाँ पे ज्यादा? ऑफ कोर्स यहाँ पे ज्यादा है भैया। तो इनफ्लेमेबल कौन सा ज्यादा होगा? ये ज्यादा फ्लेमेबल होगा। इसको आप तेल की तरह यूज करोगे, मोटर ऑयल को तेल की तरह यूज नहीं करोगे, इसको ग्रीस की तरह यूज करोगे, ठीक है। ग्रीसिंग के लिए यूज करते हो आप, ठीक है। मोबिल ऑयल जो यूज करते हो ताकि इंजन में आपका वो ना बन पाए, क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कम हो पाए, ठीक है ना, इसलिए आप मोटर ऑयल यूज करते हो, ठीक है। मोबिल ऑयल जिसको बात करते हो, लगी समझ? टफनेस किसकी ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स इसकी ज्यादा होगी। इसी प्रकार ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। डन, डन, वी हैव डन दिस, वी हैव डन दिस। नाउ यहाँ पे देखो, आर यू सीइंग दिस? हमने बोला कि कोवेलेंट लिंकेजेस क्या होती हैं, आपको पता है, ये कार्बन में कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है डायमंड, और इसमें कौन सी लिंकेजेस होंगी? कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, ठीक है। यू हैव आल्सो नोन कि आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का दान या प्रदान होगा, शेयरिंग शोरिंग कोई नहीं होगी। पोलर मॉलिक्यूल आज करवा दिया मैंने आपको, कौन से पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे आज हमने सोर्स पढ़े थे, लॉन्ग चेन पोलर एंड नॉन पोलर एंड्स होते हैं। वेंटर वाल फोर्सेस भी आपको करवा दिए, अभी मैं करवा रहा हूँ। ये देखो छिपकली देख रहे हो, ये उसके ऊपर चढ़ी हुई है ना, दीवार के साथ लटकी हुई है ये, ठीक है ना। तो क्या इसमें मॉलिक्यूलर लिंकेज है? कोई बताओ, मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं? नहीं ना, नो। तो ये इट इज मोर लाइक एडहेसिव, चिपकाया गया है, ठीक है ना। दो डिफरेंट चीजों को चिपकाना, दैट इज एडहेसिव। इसमें होता क्या है कि इनके जो पांव होते हैं ना, उनमें एयर ट्रैप हो जाती है और ये चिपक जाते हैं ऐसे करके जा। जैसे आपने वो बचपन में गन चलाई होगी, वो जाके सीधा मारते थे, वो चिपक जाती थी वहां पे, है ना, दीवार के साथ चिपक जाती थी। सेम थिंग इज गोइंग अराउंड हिम। बट ये कहां पे हो रहा है? वेंडरवाल फोर्सेस कहां पे आ रही हैं? ये आ रही हैं आपका मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। डन डन डन। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, मैं आपको बता रहा हूं ये कौन सा है। उन्होंने चार, एक बताया उन्होंने न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस मतलब इंटरएटॉमिक जो होता है, इंटरएटॉमिक फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, और फिर था आपका ग्रेविटेशनल फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस, वैंडर वाल फोर्सेस, ठीक है। उन्होंने पूछा भैया जी, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ठीक है ना।
न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है फोर्सेस, क्योंकि ये इंटर अटोमिक में होती हैं, ठीक है ना, इंट्रा एटम एटम के अंदर होती है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे ज्यादा होती है स्ट्रांग। वैंडरवाल फोर्सेस यहाँ पे सबसे कमजोर होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। ये क्या होती है मैं अभी आपको बताऊंगा, वैंडरवाल फोर्सेस हम कहाँ पढ़ेंगे और क्या इसका यूसेज है। बिफोर गोइंग टू दैट, लेट अस डू सम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ी नेचुरल कौन से होते हैं, सेमी सिंथेटिक कौन से होते हैं, और सिंथेटिक कौन से होते हैं। नेचुरल होते हैं भाई आपको जो नेचर में देखने को मिलते हैं, लाइक प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, रबर हो गया। रबर भी आपका नेचुरल प्रोडक्ट है, यू नो, रबर इज नॉट मेड आर्टिफिशियली, ठीक है। रबर का एक प्लांट होता है, ये कमर्शियल क्रॉप में आती है, केरला में इसकी बहुत ज्यादा उपज होती है, ठीक है ना, डन, इट इज अ कमर्शियल क्रॉप। तो सेमी सिंथेटिक जो पॉलीमर्स होते हैं, लाइक उसमें एक हिस्सा इसका भी होता है जो इनसे ड्राइव होते हैं, दे आर नोन एज सेमी सिंथेटिक, लाइक रेयन, रेयन का कपड़ा देखा होगा आपने, सेलुलोस नाइट्रेट, ये इसका सेमी सिंथेटिक है। सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं लाइक पॉलीथीन, ठीक है, ये आप इससे ड्राइव नहीं कर पाते हो, ये आपने खुद बनाया है, सेमी सिंथेटिक नहीं है, पॉलीथीन आपने आपने खुद बनाया, इथीन को फिर उससे पॉलीमराइजेशन करके पॉलीइथीन बनाया, ठीक है। बूनास सिंथेटिक रबर होती है जो आप टायर में यूज करते हो, ये सारा आता है इस तरह से क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन समझ लगी। एक तो ये तरीका क्लासिफाई करने का, एक और तरीका है क्लासिफाई करने का। उसका क्या मतलब है, ये देख लो, लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, ठीक है ना। लीनियर पॉलीमर्स होते हैं जैसे ये CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, एक लाइन में लगे हुए हैं सारे, एक लाइन ये, एक सतह ये, एक सतह ये, आपस में इनका कोई लिंकेज नहीं। याद है ग्राफीन का मॉडल भी किया था हमने, ग्राफाइट, ग्राफाइट भी तो हमने यही पढ़ा था, एक शीट ये, एक शीट ये, एक शीट ये, इस तरह से, ठीक है ना। तो उनके आपस में लिंकेज नहीं होते हैं, तो इस तरह से जो लिंकेज होते हैं वी कॉल देम एज लीनियर पॉलीमर्स। इसकी क्लासिकल एग्जांपल है आपका पॉलीथीन, जो आप लिफाफा यूज करते हो, और पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसकी आपकी पाइप्स बनती हैं, बस, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसकी आपकी पाइप्स बनती है, ठीक है, ओके। तो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पॉलीमर्स, लंबे लंबे पॉलीमर्स होते हैं। ब्रांचिंग का मतलब क्या, जब इन दोनों में अगर बॉन्ड बनना शुरू हो गया, ठीक है, तो ब्रांचिंग पॉलीमर्स, तो एक दूसरा लिंक्ड होएगी अब, ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे ब्रांच्ड पॉलीमर्स की एग्जांपल है, जैसे कि लो डेंसिटी पॉलीथीन, जो आप लिफाफा यूज करते हो ना घर में, दैट इज अ लो डेंसिटी, दिस इज आल्सो अ लो डेंसिटी, ठीक है। वॉइस कट हो रही है बेटा, हेलो, ओके, दोबारा एक्सप्लेन करूं, अभी ठीक है, अभी ठीक आ रही है, हेलो, अभी ठीक है, ओके। तो हमने अभी बात की लीनियर पॉलीमर्स की, कि जब शीट बाय शीट होगा, ठीक है, इनमें आपस में कोई लिंकेज नहीं है, तो वी विल कॉल देम एज लीनियर पॉलीमर्स। जब इनके ब्रांचिंग का क्या मतलब होता है, जब इन दोनों के बीच, शीट के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना, कोई भी बॉन्ड हो, तो वी विल कॉल दैट एज ब्रांच्ड पॉलीमर्स। ब्रांचिंग पॉलीमर्स आपको बता दिया, आप जो घर में लिफाफा यूज करते हो, ठीक है, वो है लो डेंसिटी पॉलीथीन, और जो यहाँ पे यूज किया गया वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। याद है, एक बाल्टी भी बनाते हो आप पॉलीथीन की, काफी स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक होता है वो, है ना। हम आगे जाके, मैं अभी लेट मी शो यू समथिंग, आई हैव ए पिक्चर ऑफ इट, हाँ, ये दिख रहा है आपको, दिस इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ओके, प्लास्टिक का मग, यस, ये दिख रहा है आप, जिससे आप ये कवर कर रहे हो, ठीक है, या ये देख रहे हो, these are very low density lipoprotein बोलिए ना, low density polythene या पेंट बकेट। और ये वाली चीज है, ये देखो आप, ये वाले बैग देख रहे हो, बैग, ये वाला ब्लैक वाले बैग, या ये वाली बोतल, या ये वाली बाल्टी, पेंट वाली बाल्टी है ना, तो दीज आर हाई डेंसिटी। ये देखो, आपको ये साइन देखना है, कोई भी आपकी पेंट होगा ना, पेंट में ये नीचे वाली बकेट में ये वाला साइन लगा होगा, ठीक है ना, दैट मीन्स इट इज रिसाइकलेबल, दैट इज पॉलीथीन हाई डेंसिटी, एचडी लिखा हुआ ना, हाई डेंसिटी पॉलीथीन।
और ऊपर चलते हैं अगर हम, एक मिनट, ये देखो यहाँ पे क्या साइन लगा हुआ है, ठीक है, पीवीसी, ओके, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी पाइप्स बनती हैं, ये जो आपके रिकॉर्ड सीडीज पहले बनती होती थी, ठीक है ना, तो वो भी पीवीसी की बनती हैं, पाइप्स पीवीसी की बनती हैं। ये देखो यहाँ पे साइन लिखा हुआ PELD, ठीक है ना, पॉलीथीन लो डेंसिटी, ओके, डन। तो आज के लिए बेटा पर इतना काफी है, ठीक है, वी विल स्टार्ट समथिंग अबाउट पॉलीमराइजेशन अगेन, अच्छे से थोड़े से, लेट मी क्लियर दिस थिंग फर्स्ट फॉर यू। पहले मेरे को ये पॉलीमराइजेशन की क्लासिफिकेशन करने दो, बस 2 मिनट और लगेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, या तो आपने सिंपल यूनिट ऐड करी गए हो, ठीक है ना, विदाउट, इसमें कुछ चीज निकलती नहीं है, ना तो कोई चीज बाहर निकलती है, कोई चीज लॉस नहीं होती, जितना कार्बन है कंटेंट उतने का उतना रहेगा, कोई चीज लॉस्ट नहीं होएगी, हम उसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमर्स, ठीक है ना। एडिशन पॉलीमर्स में क्या होता है, ये देखो बहुत सारे इथीन मिलके आपस में ये इनका जो बॉन्ड है ये टूट जाता है, डबल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो जाता है और सारे यूनिट आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीमर। कौन सा, एडिशनल पॉलीमर्स, एडिशन ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है ना। अब ये जो एडिशनल पॉलीमर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, होमोपॉलीमर और कौन सा, कोपोलीमर्स, यहाँ पे लिखा होगा कोपोलीमर्स, ठीक है ना। होमो मतलब सेम यूनिट है, ठीक है ना, जैसे मोती में पिरो रहे हो आप सभी मोतियों को, दैट इज होमोपोलीमर, एक जैसे मोती पिरो रहे हो तो होमोपोलीमर। अगर एक बड़ा मोती है, एक छोटा मोती है, इस तरह से डिफरेंट साइजेस के मोती हो, अगर उसको पिरो रहे हो आप, तो हम उसको बोलेंगे कोपोलीमर, ठीक है, डन। होमोपॉलीमर एंड कोपोलीमर्स, ठीक है, ये समझ लग गया, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कोई भी रिएक्शन जो हो रही है सिर्फ डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन रहा है और चेन बन रही है, लीनियर पॉलीमर्स बन रहे हैं, ठीक है ना, उसको हमने नाम दे दिया होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर। जब दो डिफरेंट या तीन डिफरेंट आपके पास यूनिट आ जाएंगे छोटे मोनोमर्स, जब वो जोड़ के माला बनाओगे तो दैट विल बिकम कोपॉलीमर्स, ठीक है। सेकंड टाइप का जो आता है रिएक्शन जिसको आप बोलते हो कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन का क्या मतलब है, एक ठंडा करना भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ते हैं इसमें या तो आइदर लॉस ऑफ वाटर होगा, ये देखो वाटर बन रहा है ना, देयर विल बी वाटर, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार से चीजें बनेगी, ठीक है। तो ये जो लिंकेज बन रहा है जिसके कारण वाटर लॉस हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो रही है, तो हम इन चीजों को बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स, डन। इसको हम थोड़ा सा और आगे जाके करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी बस इतना इतना समझ लो, इस तरह से क्लासीफाई भी करते हो बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, याद पढ़ा ना हमने, कोवेलेंट होता है, आयोनिक होता है, पोलर होता है और वैंडर वाल फोर्सेस होती हैं, ठीक है ना। बेस्ड अपॉन दीज फोर्सेस वी आल्सो क्लासीफाई देम एज इलास्टोमर्स, थर्मोस्टैटिक प्लास्टर्स, ये हम चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, अगर आपको जाना है, अभी आपको खाना खाना है, ठीक है, ओके बेटा, तो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।